मैया जुग जुग रखे रहे अमर सदा मोर सुहाग। वो जो 36 आवर्स का फास्टिंग होता है और उसके बाद जब आप सूर्य दर्शन करने के लिए नदी के आप भीगते हुए पानी में रहते हो और वो जो मोमेंट है वो एक सेलेस्टियल मोमेंट है, मतलब वो एक दैविक क्षण है। वो पल खास रहा जब छठ के दौरान गंगा किनारे घाट पे कार्यक्रम की प्रस्तुति देने में गई थी और 2003 की बात होगी। सो वो मोमेंट अपने में मेरे लिए महाकुंभ जैसा ही है। हमको पता नहीं ट्रेन रुक गया, हमको लगा कि रुक गया है, फिर लेकिन ट्रेन के स्टाफ आए, मतलब रेलवे के वो लोग, मैं मतलब आप प्लीज़ एक बार गेट के पास जाके ये कर दीजिए। कल्चरल रिफॉर्म ऑफ बिहार जो है, कल्चरली जो रिफॉर्म करने की बात है, बहुत सारे नेगेटिविटी है लेकिन वो रिफॉर्म की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं अपने आप में वो तब्दीलियाँ ला पाई तो इसमें भी हम सक्सेसफुल होंगे। आज की लड़कियाँ काहे को ब्याहे विदेश लगे, मतलब मैं एक प्रोडक्ट हूँ कि मतलब मुझे इधर शादी कर दिया तो मेरा भविष्य ऐसा हो गया, उधर शादी किया। नो, मैं लड़कियों को ये नहीं सिखाऊंगी, ना तो मैं गाऊंगी। मैं अभी ये भी सोच रही हूँ कि आई थिंक मुझे जनसुराज को सपोर्ट करना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए मैं जनसुराज को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा मकसद बड़ा है। पाकिस्तान कोक स्टूडियो की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छा है। अलग एक बुद्धिजीवी वर्ग था जिनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि मैं भिखारी ठाकुर गाऊँ। मुझे पता नहीं था कि बिहार यूपी में कास्टिज्म है, भिखारी ठाकुर बहुत लो कास्ट से आते हैं, उनको एस्टेब्लिश नहीं करना है। ये बोलने लगे कि मैडम आप कहाँ एक नचनिया को गा रहे भिखारी ठाकुर, आप महेंद्र मिश्र को गाइए। मुझे जहाँ भोजपुरी की रिस्पेक्ट नहीं होगा, मैं वहाँ गाना गाने के लिए मुझे मंच चाहिए नहीं चाहिए। मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मुझे भोजपुरी के लिए कुछ करके जाना है, मतलब मरते दम तक मुझे उस यात्रा को आगे लेके जाना है। सिर्फ ये कल्पना व्यक्ति नहीं रहे, जो भोजपुरी समूह है, मैं समझा पा रही हूँ कि जो एक कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस बोला जाता है भोजपुरी कम्युनिटी की, उस स्पिरिट को मैं सलाम करती हूँ। देखतनी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा। देखतनी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा। हेलो एंड वेलकम हाइप बाय निहारिका के एक नए पॉडकास्ट पर। मैं हूं निहारिका और आज हमारी गेस्ट हैं कल्पना पटवारी जी। इन्हें बिहार में क्वीन कहा जाता है। इन्होंने इतने बेहतरीन गाने गाए हैं, आपने इनके बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाने सुने होंगे। क्या क्या इन्होंने गाया है वो सारी बातें हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। इनकी क्या मस्ती मजाक रहा, बचपन में कहाँ बड़ी हुई, कहाँ पढ़ाई लिखाई की, क्या कुछ खुरपेची की है इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, वो सब कुछ जानेंगे आज इस इंटरव्यू में। वेलकम करते हैं आपका। थैंक यू सो मच आने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी महाकुंभ के बारे में, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे थे जो वायरल हुए थे। बहुत शानदार आपका वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? महाकुंभ की जहाँ तक बात है, मैं पहली बार गई थी 2012 में और या फिर मैं अगर असम से मैं आती हूँ ओरिजिनली, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नद के किनारे गुवाहाटी में मैं पली बड़ी हुई और फिर गंगा वैली जो गंगा के इर्द गिर्द घूमता हुआ मेरा कर्म क्षेत्र रहा। तो उस नाते गंगा जी का दर्शन करने या फिर अलग अलग कार्यक्रम में जाने का वो मौका मिला। तो पहली बार जब गंगा जी का दर्शन हुआ, वो अनुभूति बहुत आज भी ख़ास है। भले ही बाद में मैं कुंभ या महाकुंभ में जब भी गई, उससे ज़्यादा वो पल खास रहा जब पटना के मुझे अभी भी याद है छठ के दौरान गंगा किनारे घाट पे कार्यक्रम की प्रस्तुति देने में गई थी और 2003 की बात होगी शायद। सो वो मोमेंट अपने में मेरे लिए महाकुंभ जैसा ही है और बाद में तो कई बार ऐसे जाने का मौका मिला। और धीरे धीरे जो अपना भारतवर्ष है सांस्कृतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से जानने का, गाती भी गए और अपने आप को जैसे अपने कल्चर को भी जैसे समझती गई जी। अच्छा, आपके बारे में बहुत फेमस है कि आपने कई लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं।
आप असम से आती हैं, भोजपुरी से सबसे ज़्यादा कनेक्ट है आपका, लेकिन उसके अलावा भी तमिल, कन्नड़, मतलब जितनी भाषाएं मैं मुझे शायद जिनके नाम मालूम होंगे, आप उतनी भाषाओं में गाना गा चुकी हैं। कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस आपका? भाषा तो सब नहीं बोलेंगे, डायलेक्ट्स बोलना होगा, बोली है, क्योंकि संविधान में मान्यता प्राप्त बोली नहीं है और उसमें तो हमारी भोजपुरी भी नहीं है। लेकिन अलग अलग ट्राइबल डायलेक्ट्स में गाना एक हमेशा से शौक रहा, क्योंकि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही और फोनेटिक्स जो होता है, उच्चारण की जो सिंबॉलिक संकेत से जो उच्चारण की जो एक क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट उस पे ही था, फोनेटिक्स। सो उस नाते एक बहुत भाषा को जानने की ज़रूरत नहीं होती है गाने के लिए, बट स्टूडियो में जो लिरिसिस्ट है जिन्होंने लिखा है उस गीत के मर्म को, भाव क्या होगा वो समझ के, बाकी उस लहजे को और उच्चारण को फॉलो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस चैलेंज को मैं बहुत पसंद करती हूँ। सो जब मुंबई में रही, क्योंकि मुंबई ऐसा 2001 में मैं मुंबई ऐसा एक विशाल जैसे आपको प्लेटफॉर्म मिला जहाँ देश के कोने कोने से जो कमर्शियल फिल्म म्यूजिक है, चाहे वो साउथ इंडिया हो, बंगाल इंडस्ट्री हो, सो अलग अलग बोली में, भाषा में आपको गाने का मौका दिया गया और टैलेंट को वहाँ मौका मिलता है। तो बाकी आपके ऊपर है आप कौन से राह पे जाएंगे नहीं जाएंगे। तो शुरू में मैं इंग्लिश से मेरा शुरू हुआ मुंबई में, और उसके बाद खाटू श्याम जी के भजन, फिर राजस्थानी, पंजाबी, ओडिया में लक्ष्मी पुराण कंप्लीट इंग्लिश में लिख के वही फोनेटिक्स के ये में गाना। सो बहुत चैलेंजेस रहा और मैं उन सब चैलेंज को बहुत मैंने एंजॉय करके मैं आगे बढ़ी। मतलब ये बहुत प्रोत्साहन देगा उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि मुंबई जाएं तो जाएं कैसे, इतने लोग हैं वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, मौका नहीं मिलता है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप उसी के साथ अगर कह रही हैं कि आपको इतने सारे लैंग्वेजेस में गाने का मौका मिला, ये जानते हुए कि आप वो लैंग्वेज नहीं जानती, तो ये बहुत मोटिवेशन है लोगों के लिए। एकदम भोजपुरी तो ऐसा ही है मेरे लिए। हाँ। कि आप गा रहे हो अचानक, जैसे इस स्टूडियो में मैं गा रही हूँ और मान लीजिए रिकॉर्डिंग चल रहा है और अलग होता है ना आना जाना, कोई और एक इंडस्ट्री का ऐसे क्लाइंट, कोई भी पार्टी आके आपको सुनाए कौन से न्यू आवाज़ है, अच्छा, तो उससे फिर आपको अगला रिकॉर्डिंग नंबर किसी ने ले लिया, फिर अगला रिकॉर्डिंग में आपको ट्राई करना है। कोई मुझे पर्टिकुलर इंसिडेंट बताएंगे आप, ऐसा आपके साथ कभी हुआ हो? बहुत हुआ, जैसे भोजपुरी से पहले मैंने जैसे बोला टी सीरीज जो है, टी सीरीज से भी पहले मैं असम के ही जो इंडस्ट्री के लोग जो मुंबई में है उनके स्टूडियो में गई, और टाइम्स म्यूजिक और रिमिक्सेस का एरा था 2001-2 जो रिमिक्सेस म्यूजिक का एरा था वो। सो मुझे सुभा मुद्गल जी का, फिर श्वेता शेट्टी जी का, ये सब जो गाने हैं, दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं, फिर अली मोरे अंगना दरस दिखा दम, और भारी आवाज़, मेरा भी आवाज़ थोड़ा भारी है। सो उस तरह की जब टोन में गाने की बात आई तो ऐसा टोन को खोजा गया। स्कोप हमेशा है, हर एक के लिए है, और हमारे लिए हम न्यू अगर मुंबई में गए हैं, हम तो मौके की तलाश कर रहे हैं ना, कि हमको अपने आप को दिखाने का मौका चाहिए। सो गाते गए राह बनते गए, और उसी में से अचानक फिर एक गणेश के पापा आया। हाँ, वो बहुत गणेश के पापा आया तो फिर मुझे भी पता नहीं था, मैं तो मुंबई से गा रही थी। तो जो छैला बिहारी जी है हमारे, फिर विनय जी है, विनय बिहारी जी, सब लोगों ने बोला अरे तुमको पता नहीं, ये तुम ये हो गए हो, स्टार हो गए हो, ये हो गया, ये हो गया। मतलब मैं समझने की कोशिश कर रही थी उनकी आंखों में देख के। तो तब भी लेकिन बहुत इसका असर, सक्सेस जिसको बोला जाता है, उसका असर नहीं हुआ, अभी भी मुझे नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम लोगों को सक्सेस तब भी थोड़ी जल्दी इस वजह से एहसास हो जाती है क्योंकि सोशल मीडिया ऐप अपने आप को इतनी जगह देख लेते हैं कि पता चल जाता है। पहले के टाइम में पहले के टाइम में मुझे याद है कि लोगों के घर में कैसेट्स होते थे कि उनको किसी चीज का म्यूजिक पसंद आया तो आप कैसेट ले आते थे, या फिर आपके पोस्टर्स दिख जाते थे आपको उस समय पर। राइट। हाँ, वो मोमेंट बहुत अच्छा है। मैं और परवेज माय हस्बैंड, और हम लोग एक्चुअली गुवाहाटी में बचपन से ही लाइक क्लास 7-8 से दोस्त रहे, और बाद में वो प्यार में भी बदला, और अभी हम लोग हस्बैंड वाइफ भी है, और एक साथ में इस इंडस्ट्री में भी हम लोग एक साथ अपने आप को जो आविष्कार करने की बात है। मैं तो आर्टिस्ट हूँ, लाइक वो सेल्स एंड मार्केटिंग में थे, तो एक साथ हमारा जर्नी रहा अब तक। और मुझे याद है धनबाद में जब पहला शो करने के लिए, मतलब लाइव
भोजपुरी सॉन्ग्स मेरे हिट हो रहे थे, लेकिन लाइव उसके एक रिएक्शंस को हम लोगों ने महसूस नहीं किया मुंबई में। जब फर्स्ट धनबाद गए थे तो होटल से परवेज जी ऐसे बाहर गए और वो आके मुझे मतलब बोल रहे तुमको पता नहीं है ये रास्ते पे इतना बड़ा तुम्हारा पोस्टर है। वो जो एक्साइटमेंट, क्योंकि हम लोग भी हम उम्र रहे, मतलब मेरे से 1 साल बड़े होंगे वो। सो वो एक्साइटमेंट हम दोनों का, तुमको पता नहीं इतना बड़ा तुम्हारा ये है पोस्टर लगा है, वो आके मुझे बोले। सो वो छोटी छोटी जो खुशी है ना, एक्चुअली छोटी खुशी नहीं है, हम भी आसाम के बहुत बड़े जगह से नहीं आए। सो एक्चुअली वो सब जो मोमेंट्स है बहुत संजो के रखने वाली मोमेंट्स है। आज भी मैं उसको चेरिश करती हूँ, मतलब अभी भी मुझे वो सच बात है। कोई इंसान जो बहुत छोटी सी जगह पर आया हो और बड़े शहर में अपना बड़ा पोस्टर देखे, और खासकर लड़की को ना आप बहुत बार हर मोमेंट पे उसको ये महसूस कराया जाता है ना कि जैसे वो नेचुरल सा है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और वही धनबाद के कार्यक्रम में जब कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद गाड़ी के अंदर जो मैं बैठी हूँ और गाड़ी पूरा लोगों से धक्का हुआ है, गाड़ी हिल रहा है, लोग हिला रहे, तो उस मोमेंट में आपको ऐसा लगता है ना कि मैं क्या खास हूँ, मैं भी खास हूँ। ये जो एक एहसास है, सो इसलिए मैं भोजपुरी के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक आम से मेरे अंदर कि मैं ख़ास हूँ, ये ब्लेसिंग है मेरे लिए। और इसलिए भोजपुरी कहाँ कौन क्या बोल रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं लोगों से मतलब नहीं है, मुझे भोजपुरी के लिए कुछ करके जाना है, मतलब मरते दम तक मुझे उस यात्रा को आगे लेके जाना है। सिर्फ ये कल्पना व्यक्ति नहीं रहे, जो भोजपुरी समूह है, मैं समझा पा रही हूँ कि जो एक कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस बोला जाता है भोजपुरी कम्युनिटी की, उस स्पिरिट को मैं सलाम करती हूँ। तो मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ भोजपुरी में, मेरे लिए मैं सब हूँ। मतलब बहुत कुछ अगर आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया तो उसने भी आपको बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ मैंने क्या दिया वो तो छोटी बात है मेरे लिए, लेकिन भोजपुरी में मुझे क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि आप असम से आई हैं, बिहार से आपका कोई कनेक्ट नहीं रहा, ऐसी जगह जहाँ पर डायलेक्ट की ही हम बात करें तो वो हर कुछ कदम पे बदलती जाती है। राइट। और वहाँ पर अपने आप को साबित करना, सबसे पहले अपने लिए जगह बनाना, काम ढूंढते रहना, और उसके बाद वहाँ पर इतना बड़ा होते चले जाना कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं। वो स्पॉन्टेनियस रहा, क्योंकि मुझे साबित करने के लिए अलग से तो कुछ करना नहीं पड़ा, जो मैंने बोला आपको, अचानक फिर अलग अलग लैंग्वेज गाते गाते भोजपुरी आया। सो वो जैसे चोजन वन, जैसे ये डेस्टिनी था मेरे लिए। और तो साबित बाद में ये करना पड़ा, जैसे मैं जिन गीतों को, जो बाजार है इंडस्ट्री के, जिन गीतों कोई द्वार से मैं अंदर आई, उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं समझने का साइड इफ़ेक्ट्स भी हुआ। बहुत सारे ऐसे शब्द भी मैं गाई जो शायद आज अगर पता होता तो कुछ गीतों को मतलब मैं नहीं गाती थी। सो उसके बाद अपने आप को मार के एक स्टारडम में एक हो, लेकिन उस स्टारडम को फिर त्याग के अपने आप को डिलीट करके, ख़त्म करके, दोबारा से अपने आप को अलग एक पैरेलल इंडस्ट्री क्रिएट करना और रीएस्टेब्लिश करना अपने आप को, तो वो एक रिफॉर्म जो है, कल्चरल रिफॉर्म ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री एंड कल्चरल रिफॉर्म इनसाइड मी। तो आई थिंक आज मैंने कल्चरल रिफॉर्म अपने आप के अंदर उसको मैंने रिक्रिएट किया और वो प्रूवन है जी। जब लेटर ऑन जब भिखारी ठाकुर जी या फिर तमाम ऐसे फोक फॉर्म्स को ढूंढना और कार्य करना, सो आज मुझे 2025 में कल्चरल रिफॉर्म ऑफ बिहार जो है, कल्चरली जो रिफॉर्म करने की बात है, बहुत सारे नेगेटिविटी है, लेकिन वो रिफॉर्म की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं अपने आप में वो तब्दीलियाँ ला पाई, तो इसमें भी हम सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक गाना सुन लेते हैं। गणेश के पापा ही सुना दीजिए आप। आज तो मैं गाना गाने के हिसाब से नहीं आई हूँ, मतलब मुझे तो अच्छा लगा कि बात करना है, बातचीत कम होती है। बीच बीच में 2-2 लाइन कभी कभी। गणेश के पापा तो बहुत लोगों ने बहुत मंच पे सुना है, तो आप कौन सा सुनाना चाहेंगी जो कोई रिकॉर्डिंग में आपने सुनाए हो, जहाँ से आपको पिक किया गया हो, आपको रिकॉग्नाइज किया गया हो? एक्चुअली आज मैं उस हिसाब से लिखित जो मेरा टैब होता है वो भी नहीं लाई हूँ, लेकिन कुछ भी जो आप गुनगुनाना चाहें। न्यूज़ एक सॉन्ग आया है जो ऑडियो ही आया है अभी जी, अच्छा लगा मुझे गा के। अखियन से का पूछे लो जा,
पूछ लो ताल तलैयन से, अखियन से का पूछे लो जा, पूछ लो ताल तलैयन से। सुख गइल जे आँख में तोहरो, सुख गइल जे आँख में तोहरो, बलैयन से। मैं हमेशा ये चाहती थी कि गज़ल में जो गीत है वो भी हमारे भोजपुरी वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करे, और उसी कोशिश में ये कंपोजिशन नया आया है। और मैं चाहूँगी लोग सर्च करके अखियन से का पूछला, कल्पना पटवारी, तो ये आपके समक्ष आएगा, ज़रूर सुने आप लोग। बिल्कुल। अच्छा, आसाम में आपकी पैदाइश हुई, आप वहाँ पली बड़ी और उसके बाद आप लखनऊ गई थी आगे की पढ़ाई करने के लिए? नहीं, वो लखनऊ से एक्चुअली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के जो अलग अलग ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स होते हैं, और वहाँ से एग्ज़ाम लेने के लिए लोग आते हैं। तो मैंने गुवाहाटी में ही वो कंप्लीट किया, जो भातखंडे यूनिवर्सिटी। कैसा था आपका बचपन? मैं बचपन से ही मंच पे रही। मेरे पिता प्रयात विपिन नाथ पटवारी, वो लोग गायक रहे और रेडियो ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट भी रहे। तो उनके मंच पे मैं महज जब 4 साल की थी बच्ची, तो तभी से मैं मंच पे हूँ, और नाउ आई एम 48। सो मंच का अनुभव मेरा 44 इयर्स का हो गया। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैं थी पापा के साथ। और तो कैसा था बचपन? हाँ, आसाम है तो वो झरना था, पहाड़ था, प्रकृति की गोद में हम लोग पले बढ़े, और उसी के बीच संगीत था, हमेशा संगीत था। और माँ जो है वो हमेशा एक स्ट्रगल करके खुद अपने आप को प्रमाण करती हुई औरत रही, बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन, और पढ़ाई लिखाई एंड शिक्षा की अहमियत को वो समझती थी। सो घर में एक सीरियस पढ़ाई लिखाई का माहौल भी रहा, और अच्छा था। मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अपने पिताजी के साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस दे देकर कि आगे तो म्यूजिक ही आपकी राह है। नहीं, ऐसा नहीं था। तब के आसाम में ये था कि म्यूजिक को सिखाया गया, सीरियसली। हाँ, रियाज का माहौल हमेशा रहा, लेकिन म्यूजिक में ही कैरियर और प्रोफेशन बनाना है वो नहीं था। अभी के जैसा नहीं था वो कि म्यूजिक साइड में ही होगा, साथ में और क्या करोगे, मतलब मेन क्या है। मतलब ये बहुत ही अलग सी चीज़ है, क्योंकि अगर घर में कोई एक व्यक्ति जो म्यूजिक में इतना सक्सेसफुल हो, जिसको लोग इतना जानते हो, साइड में था ना, उनका भी साइड में था। वो ऑलरेडी आसाम सेक्रेटेरिएट सचिवालय में वो कार्यरत थे, मेरे पिता। और मेरी माँ भी BSNL इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की वो एम्प्लॉय रही। सो घर में वो पढ़ाई लिखाई और वो मतलब म्यूजिक सेकेंडरी हो सकता है, मेन कुछ कमाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। ये था तब। तो आपने क्या सोचा था कमाने के लिए? आप किस चीज की पढ़ाई? कमाने का तो नहीं सोच रही हूँ, तभी बहुत छोटे थे। लेकिन हाँ, ये था कि तब ना बहुत ये नहीं था, हमारे पहले के जनरेशन है कि या तो मेडिकल करना है तो फिर आप साइंस पढ़ोगे, या आपको इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर ही जैसे बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोफेसर हो सकते हो, ये सब रिस्पेक्टेड। और टीचिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, मतलब रिस्पेक्टेडली देखा जाता था। उसके अलावा बहुत कुछ नहीं था मन में, यही कहीं कुछ करना है और एग्ज़ाम देना है। तो फिर ये मुंबई कैसे पहुंची गाड़ी आपकी? अचानक से फिर जब मैं गाने लगी ना, क्योंकि बचपन से ही गा रही थी ना, अचानक जब फिर ऑल इंडिया रेडियो में भी मैं युवा वाणी में मैं गा रही थी, तो एक प्रचार तो हो ही रहा था ना। और छोटी जगह है, सो बहुत सारे कंपनीज जो आसाम इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री के जो लोग आते थे, घर में ढूंढ के आते थे, एड्रेस ढूंढ के, तो फ़ोन का समय भी नहीं था एकदम शुरू में, तो ढूंढ के आते थे और लेके जाते थे स्टूडियो में गवाने। तो मैंने भी एक्सप्लोर किया बहुत कुछ, अजीब अलग अलग टाइप का सॉन्ग्स मिला मुझे। और फिर ऐसे ही फिर शोज़ करने लगी। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के समय आया तो आप शोज़ करने गए, तो उसके बाद तो आपके हाथ में आपको पैसा का टेस्ट मिल गया ना। सही बात है। जब आपके हाथ में पैसा आने लगा, उसके बाद लगा कि नहीं ये ठीक, यही करते हैं। और फिर उसके बाद म्यूज़िक को मैंने सीरियसली लेना शुरू किया फ्रॉम 1998। और
क्योंकि परवेज़ का मैंने बारे में बोला, परवेज़ जी साथ में थे, तो फिर परवेज़ हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली और मार्केटिंग की नज़र से देखते थे। सो परवेज़ जी का ये जिद था, मुंबई चलना है, मुंबई चलना है। तो परवेज़ ही लेके आए मुझे मुंबई। हाँ। क्या बात है। आपको याद है आपने पहला गाना जो मुंबई में रिकॉर्ड किया हो? वो रिमिक्स था, वो था My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be then our next meeting? 'Cause love, you know that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. ओह माय गॉड, मुझे नहीं मालूम था ये आपने गाया है। नहीं, या ओरिजिनल तो ये प्रीति सागर या जूली फिल्म का सॉन्ग है, हाँ। बट रिमिक्स में इसको थोड़ा सा हिप हॉप स्टाइल से प्रेजेंट किया गया बैक इन 2001। क्योंकि 2000s के टाइम पे ये सारे गाने खूब आ रहे थे। हाँ, रिमिक्सेस खूब आ रहे थे, बट ऑनेस्टली मुझे ही नहीं मालूम था बट कि इसका मैं remix आसाम की जो हमारा इंडस्ट्री रहा उसमें मैं फोक कभी नहीं गाई। हाँ, मैं सब इसी तरह की जो पाश्चात्य शैली के टोन में गाने वाले गीत ही गाई मैं। ओके। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के बाद इस प्रोजेक्ट के बाद फिर मैंने जो गाई मैं आली मोरे अंगना ये सब रिमिक्स और भी गाई और बहुत सारे गाने गाए। फिर एक राखी सावंत जी भी तब उभर रही थी और एक यूनिवर्सल से मेरा गाना आया था, रिमिक्स है वो, ये मुंबई शहर हादसों का शहर है, ये सॉन्ग मैं गाई थी। राखी सावंत ने एक्ट किया था उसमें। फिर थोड़े बहुत ये सब बोर लगेगा आप लोगों को सुन के, मतलब मजा आएगा क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे। मुझे मतलब जब मैं ये सुन रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त पे हम लोग टीवी पे गाने स्विच कर रहे होते थे और हम लोग गाने देख रहे थे, क्योंकि तब यही सोर्स था कि आप या तो रेडियो पे आ जाता था, और रेडियो तो मम्मी लोगों का फिक्स होता था किचन के पास में कि जिसमें उनका आकाशवाणी चल रहा होता था। तो हम लोगों को जो स्कूल से आके या फिर वीकेंड्स पर जो थोड़ा सा समय मिलता था ना, जब हम लोग चैनल बदलते थे, उस टाइम पे हमने ये सारे गाने सुने। हाँ, आप लोग बहुत छोटे होंगे तब तो। और इस पे फिर ये यूनिवर्सल से आया, तब तक मैं भोजपुरी में एक गणेश के पापा हिट हो चुका था और टी सीरीज कंपनी ने मुझे एग्रीमेंट करा लिया था। लेकिन मैं एग्रीमेंट में साइन करने से पहले, क्योंकि हम असम से आया, हम लोग इनोसेंट थे, तो मैं ये बार बार बोल रही थी कि मैं यहाँ भोजपुरी गाने के लिए तो नहीं, मैं भोजपुरी में साइन करूंगी एग्रीमेंट, मैं हिंदी में साइन नहीं करूंगी, मतलब मैं ये बोल रही थी टी सीरीज में जाके, क्योंकि मुझे बाकी सॉन्ग्स भी गाना है अलग कंपनीज के साथ। और ये जो हादसा और मुंबई शहर ये सब मैं गा रही थी अलग कंपनीज में, तो टी सीरीज क्या करते थे, हर कंपनी में वो लोग ये भेज देते थे, नोटिस भेज देते थे कि ये हमारी आर्टिस्ट है, इसको आप नहीं गवा सकते। तो मेरा इसको भोजपुरी के प्रति एक अच्छा हुआ, या फिर मैं जो बॉलीवुड और या फिर नेशनल अलग हिंदी की इंडस्ट्री में मैं नहीं गा पाई इस एग्रीमेंट के चलते, वो बुरा हुआ कि अच्छा है, तो लोग डिसाइड करेंगे। कितने साल का एग्रीमेंट था आपका टी सीरीज? नहीं, फॉर्जरी किया है, बाद में मैंने कोर्ट केस किया टी सीरीज पे। 1 साल का एग्रीमेंट पे वो लोग काट के, और एग्रीमेंट के पेपर भी आपको नहीं देते थे। ओके। और खासकर भोजपुरी आर्टिस्ट मैक्सिमम तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, तो उन लोगों ने मुझे भी उसी तरह सोचा। लेकिन मैं आई थी एक पढ़े लिखी समाज से और आसाम से, तो हम लोगों ने उसको वो दमन हमको पसंद नहीं आया। ऐसे भी आसाम जो है ना थोड़ी क्रांतिकारी और वैसे भी जगह है। सो वो उल्फा से लेके हमेशा से आंदोलन हुआ है आसाम में, और हम अब प्यार से हमें परवेज जी और मैं दोनों प्यार से आप सब कुछ कर सकते हैं, डोमिनेट करके आप नहीं कर पाएंगे। हमको नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, नहीं गाना है मतलब नहीं गाना है। सो फिर हम लोगों ने कोर्ट केस किया टी सीरीज पे। वो आज बहुत लोग पता नहीं मेरी बेवकूफ़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको उस डिसीजन का अफसोस नहीं है, वरना हो सकता है पूरी ज़िंदगी भर पता नहीं अपने ढंग से क्या गवाते रहते, आई डोंट नो। देन लेकिन उसका बुरा तो ये हुआ मेरे साथ कि मैं HMB यूनिवर्सल अलग अलग कंपनीज में जो मैं इंग्लिश हिंदी सब गा रही थी, वो तो बंद हो गया। तो वो तो नहीं गा पाई उस समय। और उस केस का क्या हुआ फिर? केस तो हम लोगों ने बाद में जीता, हम लोगों को भी बहुत कुछ ये करना पड़ा, दिल्ली से ही हम लोगों ने केस फाइल किया था। केस किया। और कब खत्म हुआ ये केस? ये 2008-9 की बात है, शायद 2007-8 की बात है। अच्छा। आपने बॉलीवुड में भी मगर गाने गाए हैं? हाँ, मैं गाई हूँ। कुछ गाने जो फ्री होने के बाद मैं गाई। कहाँ से शुरू हुई ये बॉलीवुड वाली जर्नी, जहाँ आप मूवीज के लिए गाने? शुरू से बॉलीवुड ही शुरू था ना पहले। हाँ। पहले बॉलीवुड बोलेंगे या फिर तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था।
और A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड अलग अलग मूवीज था और सब में गाई मैं। लेकिन क्योंकि आप जब 2001 में मुंबई जाते हो और 2002 में ही आप गणेश के पापा हिट हो जाता है, तो फिर रुख मेरा भोजपुरी की ओर चला गया। एब्सोल्युटली। और वहाँ अगर मैं मना करती थी नहीं भोजपुरी में नहीं गाना है, नहीं जाना है, तो शायद ये अलग ओपनिंग होता, तो मैं यहाँ पे समय ही नहीं दी। और तो बीच बीच में एक दो गाना जो आया, मैंने अपने से स्ट्रगल नहीं किया बॉलीवुड के लिए, मतलब जो भी आया तो उसमें से ये ऊंचा लंबा कद आया था वेलकम में, कैटरीना कैफ एंड अक्षय कुमार। देन गंदी बात तो काफी पॉपुलर रहा मिका सिंह जी के साथ। और फिर ये आइला, हाँ एक दो गाने में तो मतलब उस दौरान मैं कुछ गीत गाई। लेकिन फिर तब तक मेरा जो एज था, जब मैंने बोला ना कि रीडिस्कवरिंग भोजपुरी, लाइक द लिटरेटिव पार्ट ऑफ भोजपुरी, भिखारी ठाकुर की खोज करना, तो तब तक आप जो एक ग्लैमर और बॉलीवुड की चाहत है ना, इंसान जब मैच्योर होता है धीरे धीरे, तो जीवन के मायने सब बदलने लगते हैं। जो कल ग्लैमर मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, आज वही मुझे आध्यात्म अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये सब कुछ झूठ है, ये शायद उम्र होने के साथ वो होता है। और फिर मुझे लगा कि नहीं, बॉलीवुड में तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, भोजपुरी में मेरी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा। मगर ये बहुत बड़ा डिसीजन है, मेरा बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन है। क्योंकि उस जहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आसाम के बहुत भूपेन हजारिका जी को आइडलाइज करके चली हूँ, और भूपेन हजारिका इज ऑल अबाउट शोषित वर्ग के आवाज़ बन के गाना। ट्रू दैट। तो उन्होंने कमर्शियली म्यूजिक को कभी नहीं सोचा, बट म्यूजिक को एक तरह से विद्रोह करने की आवाज उन्होंने असम में एक मतलब एक जाति की परिचय है भूपेन हजारिका। देखिए, इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो कि आप क्योंकि उनको आइडलाइज करती थी, तो आपने सोचा कि मैं म्यूजिक को लोगों की आवाज़ बनाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपने वो ग्लैमर देख लिया, आपने बॉलीवुड में हिट्स गा दिए। ऊंचा लंबा कद, मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये गाना नहीं मालूम हो। या फिर जो आपके बाकी गंदी बात है, आइला रे आइला है, ये बहुत अपने टाइम के पॉपुलर सॉन्ग्स हैं। आई एम श्योर कि ये गाने इतने बड़े हिट हुए थे कि इसके बाद आपके पास और ऑफर्स भी आए होंगे। तो उनको ठुकरा देना, उस लाइमलाइट को छोड़ देना, क्योंकि एक तौर पर देखा जाए तो कोई भी इंसान जो स्ट्रगल करता है या मुंबई जाता है, वो पैसा भी कमाना चाहता है, और बॉलीवुड पैसा देता है। ऑफ कोर्स। क्या बोलूँ, आई डोंट नो, बट मैं उस 2011 1 जनवरी से तो मैंने बॉलीवुड तो छोड़िए, भोजपुरी वर्ल्ड में ही जो हमारे ग्लैमर और जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, मैंने उसी पे गाने छोड़ना शुरू किया, पैसा वापस दे देंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बेवकूफ़ी भी बोल सकते हैं मेरी। लेकिन 2010 में मैं शिव योग में मुझे गुरु मिले, और एक लाइफ की जर्नी है पूरा, पता है मैं आपको, मतलब अलग अलग कड़ी है, क्योंकि फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड्स मैं माँ बनने की कोशिश कर रही थी। और मुझे मेरी फिजिकल मतलब बायोलॉजिकली मेरे साथ हेल्थ इश्यूज था, जिसके चलते मैं माँ बनने में मुझे दिक्कत हो रही थी। और वो स्पृहा ऐसा था कि मैं अगर मतलब वो औरतें रिलेट करेंगी उसको, कि मैं जैसे बहुत लोगों को लगता है ना कि मेरा जीवन नहीं सफल नहीं है, मुझे उस समय ऐसा ख्याल आ रहा था कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, मुझे माँ बनना है। और मुझे डॉक्टर ने लास्ट में बहुत सारे मेरे सर्जरी हुए, क्या क्या हुए, फिर डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि ये 5% चांस है। और उस वक्त मैंने इसको ऐसे लिया नहीं, मेडिसिनल से कुछ नहीं होता है, उस 5% चांस में भी तो हो सकता है मैं 95% जो मुझे नहीं होगा मैं उसको क्यों देखूँ, हो सकता है मैं 5% में हूँ। और उसके बाद ना मैं अलग अलग दर भटकी, मतलब भटकना बोलेंगे, या फिर जहाँ साइंस ये बोल रहा था कि आप नहीं बन सकती माँ, वहाँ अध्यात्म की ये से द्वार से अलग अलग मज़ार, मंदिर, अलग अलग धर्म, मेडिटेशन, रामदेव बाबा की योगा, मतलब मेरा जैसे गोल ही वो हो गया कि मुझे माँ बनना है, ठीक है। और उसी दौरान जो भी मेरे अंदर चेंजेस हुआ, और फिर मैं जो मुझे शिवयोग में जब बाबा जी मतलब मुझे जब गुरु मिले जी, तो गुरु जब आपको मिले तो कारण भले ही माँ नहीं बनना था, लेकिन आपके अंदर जो आपकी जो परिवर्तन है वो तो सिर्फ माँ बनने पे नहीं आएगा ना, वो तो पूरा आइबन तरीन ओवरऑल परिवर्तन आया। उसके बाद फिर जीवन को देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया धीरे धीरे बदलने लगा, और तब लगा नहीं, मैं अब
और उसी समय सुर संग्राम आया जहां मैं जज के कुर्सी में थी जी। मेरे सामने तमाम लड़कियां गा रही थी और फिर मैंने अपने आप को उन लड़कियों में देखा, ज्यादातर वो मेरे आइटम सॉन्ग्स को गा रही थी, तो मैंने तो अपने आप को देखा ना, और इस मेरे गुरु की कृपा है। अब उनको देखने का जो नजरिया है कि मैं इसका मतलब जो आइटम सॉन्ग्स में गाती, जो ऐसे क्रैकी एंड सेंसुअस आवाज से, तो मैंने देखा लड़कियां, एक बात अच्छा लगा कि लड़कियां फॉलो कर रही है मुझे। मैं जब आई थी तब अच्छे घर की लड़कियां नहीं गाती थी भोजपुरी में। ये अच्छी बात है कि लड़कियां निकल के आ रही है, लेकिन साथ में ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस था। ये सब मुझे मेरे ग्लैमर और मेरी सेंसुअसनेस जो अपील है उसको फॉलो कर रही है। यहाँ मतलब उनमें अगर मुझे चेंज दिखना है पहले तो मेरे अंदर चेंज आना होगा। तब मैंने ये डिसाइड किया, द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, एंड आज के बाद मैं शब्द को चयन करके गाऊंगी, ये निर्णय लेना, पैसे वापस करना। तो ये जो मैं माँ नहीं बनी, फिर मेरे ऊपर गुरु कृपा हुआ, उसी समय सुर संग्राम का आना, सब एक साथ चला, समझ गए। और उसी दौरान फिर यात्रा एक नई रुख लिया, फिर भिखारी ठाकुर की तरफ गई और भोजपुरी को अलग ढंग से फिर मैं भी चल पड़ी और एक नए पैरेलल इंडस्ट्री क्रिएट करने की भी चाह जन्मी, और वो हुआ भी सालों बाद। उसका मुझे ये भी मिला नेगेटिव, क्योंकि अलग एक बुद्धिजीवी वर्ग था जिनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि मैं भिखारी ठाकुर गाऊं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बिहार यूपी में कास्टिज्म है। भिखारी ठाकुर बहुत लो कास्ट से आते हैं, उनको एस्टेब्लिश नहीं करना है, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एंड पॉलिटिकली भी जो होता है, ये सब धीरे धीरे, आई डोंट नो, आप भी बहुत यंग है, ये कितना आपको समझ में आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार की जो कास्टिज्म है, पलायन है, ये सब जो बात है, इन सबको मैं समझ पा रही थी, देख रही थी। और भिखारी ठाकुर जी को एस्टेब्लिश करने का मतलब हो गया, बहुत लोगों को, एक तबका को ये लगा कि उन लोगों ने तो फेसबुक में एक रेवोल्यूशन किया, मतलब रेवोल्यूशन नहीं बोलूँगी, मेरे ऊपर एक तरह से हमला किया, और वो भी एक तरह का बलात्कार ही है, मैं समझती हूँ, कि कल्पना अपने आप को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रही है भिखारी ठाकुर का नाम लेके और उनकी लेगेसी की बात करके। हाँ, और मैं अपने आप को व्हाइट वॉश करने की, तो मैं वही समझ रहा, क्यों व्हाइट, गंगा स्नान में सब लोग क्या करने जा रहे हैं? अपने कर्म का जिनको एहसास हो कि मैंने ये बुरा काम किया है माँ, तो मुझे आप अपने चरण में लीजिए और मेरे कर्मों को धोइए, यही तो है ना। सो व्हाइट वॉश करने का, कोई गंगा जी में जाके व्हाइट वॉश कर रहे हैं, मैं गंगा स्नान भिखारी ठाकुर का गा के व्हाइट वॉश कर रही हूँ, तो उसमें भी क्या बुरी बात है? कुल मिला के मुझे रोकना चाह रहे थे वो लोग। और फेसबुक में मतलब जैसे इस तरह से उन लोगों ने ये किया, पता नहीं उनको क्यों लगा, राजनाथ सिंह जी को उन लोगों ने ट्वीट किया कि कल्पना पटवारी व्हाइट वॉश करके ये बहुत अश्लील गायिका है और ये अपने आप को पद्मश्री पाने के लिए ये सब कर रही है। राजनाथ सिंह जी को वो ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आने वाली थी पद्मश्री वाली आपकी इस कंट्रोवर्सी। और फिर उल्टा उसी समय से तो पद्मश्री किया है मुझे जागरूकता हुआ कि पद्मश्री भी एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इस कॉम्प्लिकेशन को समझने लगी। यहाँ पे कास्टिज्म की बात है। बहुत लोग आके ये बोलने लगे कि मैडम आप कहाँ एक नचनिया को गा रहे भिखारी ठाकुर, आप महेंद्र मिश्र को गाइए। तो इसके पीछे का सवाल का मकसद मैं तब नहीं समझी, क्योंकि मैं जहाँ से आसाम से आती हूँ, आसाम में हम लोग बहुत ट्राइबल सोसाइटी है। आसाम में ये सवर्ण, महादलित, दलित ये बहुत भेदभाव नहीं है आसाम में, ठीक है। सो कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब बातें। बट एज यूजुअल मतलब मैं चैलेंज को हम लेते हैं, हम भले ही रोएंगे रात भर, लेकिन सुबह जब उठेंगे फिर एक नई सुबह है और जवाब जरूर देंगे। हाँ। और आज मुझे ये मतलब ये लगता है, मैं कुछ बोलती नहीं, लेकिन मैं आज वही सब मंच, वही सब संस्थाएं, वही लोग अपने मंच पे मुझे भिखारी ठाकुर का सम्मान देने के लिए बुलाते हैं, जिन लोगों ने विरोध किया था। तो यही तो सफलता है ना। सो ये हास्यास्पद है, बट कोई बात नहीं। तो ये है। अच्छा, आपके लिए शुरुआत कहाँ से हुई कि आपने कहाँ से भिखारी ठाकुर जी को डिस्कवर की और ये सोचा कि अब इनकी बात, इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं?
वही जब भूपेन हजारिका जी की जो क्रांति है, समाज परिवर्तन के गीत है, तो जब मैंने सोचा कि सीरियस एलिमेंट भोजपुरी में है कि नहीं। मैं जो गा रही हूँ आइटम सॉन्ग्स में, तो आप क्या गाएंगे? आइटम सॉन्ग्स में तो आप ज़्यादातर चुलबुलाहट गाने गाएंगे ना, या फिर रोमांटिक सॉन्ग्स में बहुत गा रही थी। बट वो जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो है कि नहीं, उसकी एक खोज शुरू होती है। और फिर लोक साहित्यकार भिखारी ठाकुर जी जब सामने आते हैं, और रामाज्ञाराम जी, प्रयात रामाज्ञाराम जी, उनसे मैं माँ काली की बखोरा मंदिर, ये हाँ बखोरापुर मंदिर आरा के आसपास है, तो वहाँ रामाज्ञाराम जी भिखारी ठाकुर जी को गा रहे थे, और मुझे लगा कि अरे मतलब मैं जो खोज रही थी मुझे मिल गया। फिर मैंने बस उनको ये कर लिया, उनसे सीखी मैं भिखारी ठाकुर जी की शैली को। और फिर लगातार लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 1 and 2 एंड नाउ दिस ईयर गंगा स्नान, और करने को बहुत कुछ है, अभी भी बहुत कुछ है। अच्छा, एक तरफ आप बात कर रही हैं कि भिखारी ठाकुर की एक लेगेसी थी, और दूसरी तरफ हम लोग जितना भोजपुरी को एक आम इंसान जानता है, वो इतना ही समझता है कि भोजपुरी के गानों में ढिकचिक ढिकचिक है, घाघरा और चोली को रिमोट से उठाया जाता है, इतनी वल्गैरिटी है कि आप पब्लिक स्पेस में बैठ के भोजपुरी गाने नहीं सुन सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि इसकी भोजपुरी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री की ऐसी इमेज क्यों बनती जा रही है? नहीं, मैं जब कैसेट के समय में आई ना, तो जो कमर्शियल बाजार है, इंडस्ट्री है, वो एग्जिस्ट तो करता ही है, और बहुत धमाके से एग्जिस्ट करता है, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। और एक खास बात, अच्छा बात ये भी है, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल पे यूट्यूब में ट्रेंडिंग करना, मतलब अंग्रेजी सॉन्ग नहीं कर रहे, अगर भोजपुरी कर रहे हैं, तो पहली बात तो मैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली देखती हूँ कि वो बाजार की एक ताकत है। नाउ उस समय में ये ट्रेंडिंग वेंडिंग शब्द नहीं था, कैसेट के समय में, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि तब एग्जिस्ट नहीं करता था ये सब, ठीक है, क्योंकि समाज को भी आपको देखना होगा। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से, तो आप वेस्टर्न यूपी हो गए, लेकिन वहाँ भी जैसे ईस्टर्न ही पड़ता है, ईस्टर्न ही होगा, उधर भी भोजपुरी तो नहीं बोलते होंगे, भोजपुरी नहीं बोलते, अवधी होगा शायद। बट यहाँ भी लोक कल्चर, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक ये कल्चर जो है, बाइजी का कल्चर चला। लाइक जब ये सब एंटरटेनमेंट मोड जो है, आप टीवी और रेडियो आने से पहले तो लाइव में ही था ना ये सब, या नहीं तो पाकीज़ा नहीं बनते, उमरावजान नहीं बनते, तो एंटरटेनमेंट मोड तब का वो था, वो मोड चेंज होता गया, लेकिन रस वही है। और तमाम अब जो रानी जो कल्चर है, वो हमेशा बाद में मुझे पता लगा वो रहा है। और सबसे दुख की बात और बड़ी बात यह है, अब चेंज होनी चाहिए। सोनपुर मेला जैसे सरकारीकरण करके नंगा नाच का थिएटर बंद किया जाए। ये अगर अब नहीं करेंगे, फिर हम लोग ये जो बात कर रहे हैं, तो वो फिर एक हिपोक्रेसी हो जाएगा। बात समझ में आया ना? क्योंकि सोनपुर मेला में अभी भी टॉवेल डांस होता है, और फिर दूसरे मंच पे हम लोगों को बुला के हम अगर संस्कृति की बात करें, तो फिर इधर से थप्पड़ दूं कि अपने को उधर से थप्पड़ दूं, वो समझना जरूरी है। तो बोलने का मतलब ये है, ये जो कल्चर है, जो भी आप लोग जिसको असली बोल रहे हो, ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही टेस्ट रहा है। लेकिन उसको बदलने की भी तो जरूरत है। लोग ये जान रहे हैं, मतलब जो लोग वो गाना गा रहे थे, वो लोग आज पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं, और अब लोग उनका पिछला जो भी किया कराया है, गाया है, वो सब भूल चुके हैं। नहीं, सिर्फ गाने की बात नहीं है, जैसे मैं टॉवेल डांस की बात कर रही हूँ ना, तो एक समाज के परिचय है ये एक तो एक समाज की परिचय है। चीजें बंद होती है ना, एक टाइम पे बार डांस होते थे, बंद हो गए। वही बोल रही हूँ कि बिहार में अब ना बहुत हो गया। अब आप अश्लील गाना बंद कर देंगे, और ये जो कर रहे हैं ना, ये सब ऐसे ही मतलब धकोचलीबाजी है, मैं बोलूँगी, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर वो अप्लाई नहीं हो, उस रूल का कोई मतलब नहीं है। सो मैं समझती हूँ कल्चरल एक रिफॉर्म और रेवोल्यूशन की भी बिहार में ज़रूरत है। तो अभी करेगा कौन? वो एक तो कम्प्लीटली बुद्धिजीवी वर्ग को ही वो आगे लेना पड़ेगा ना, जो शिक्षित नहीं है उससे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि या जो जिसको पास विजडम नहीं है, विजन नहीं है, वो कहाँ परिवर्तन करने जाएंगे? तो पहले तो बदलने की अगर ज़रूरत है, वो अगर 100 साल बाद हम लोगों को समझ में आ रहा है, तो कम से कम 100 साल बाद भी वो पहल हो। सोनपुर मेले जैसे मेले से, और शायद मुझे लगता है ददरी मेला और बहुत सारे मेला होंगे जहाँ पे ये थिएटर होता होगा, तो पहले तो वो बंद कीजिए, पहले धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ठीक है। आपने पद्मश्री के बारे में बताया उस टाइम जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि आपकी ग्रैमी से रिलेटेड भी कुछ। जी जी जी, हाँ जी। वो हाल ही में हमारा एक प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड म्यूज़िक फ्यूज़न प्रोजेक्ट रहा, और उस पे असम के फोक फॉर्म्स को मैं गाई, ट्राइबल फोक फॉर्म्स को। और ध्रुव घानेकर जी है, वो इंडिया के बहुत माने हुए गिटारिस्ट है। और ये प्रोजेक्ट कंसिडरेशन में था ग्रैमी में इस बार। और ग्रैमी में कंसिडरेशन, नॉमिनेशन से पहले सबमिट और कंसिडरेशन में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये अच्छा लगा और आपको मुझे प्रेरणा दिया। और मैं MTV कोक स्टूडियो में भी रही, और MTV कोक स्टूडियो में जिस तरह से भोजपुरी बिरहा के साथ प्रस्तुतिकरण किया, तो कभी अगर ग्रैमी में भी भोजपुरी जाए तो उसका वो खुशी ज़्यादा मतलब मेरे लिए दोहरा हो जाएगा। आप पहली सिंगर थी जिन्होंने भोजपुरी गाया है कोक स्टूडियो में। हाँ, जो खड़ी बिरहा गाया गया, हाँ, तो वो एक अचीवमेंट है मेरे लिए। वो थोड़ा सा सुनाएंगे हमें? वो विदाउट म्यूजिक एक्चुअली वो स्टाइल को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खड़ी बिरहा जो है कपलेट्स होता है, दो लाइन का। लेकिन इसको थोड़े से अफ्रीकन स्टाइल में जो ट्रैक है प्रस्तुत किया गया, तो फ्यूजन म्यूजिक है। तो ऐसे सुनने के लिए तो फोक जैसा सुनाई देगा। राम भैले जोगिया लखन बाया रगिया कि दोनों भैया हो गए ले फाकीर, अगरवा में दर ले होले तुलसी जी के मलवा कि है, और दोनों भाई मंगले अयोध्या में भीख। फिर उसके बाद डिंग 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 डिंग, वो रिदम को जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़े से ग्लोबल म्यूजिक जैसा है। वो बहुत डिफरेंट है, ऐसा हम लोगों ने कुछ भोजपुरी में सुना नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो क्योंकि वो जो जिस तरह के अलग अलग म्यूजिकल एक्चुअली जॉनर्स है ना, सो फ्यूजन मतलब क्या, जो कभी हुआ नहीं, और एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म के साथ जब आप फ्यूज करते हैं तो एक नया रंग आता है। बिल्कुल। अच्छा, एक आपका किस्सा है कि आपकी वजह से ट्रेन रुक गई थी। हाँ 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 बताएंगे हमें उसके बारे में? मुझे बहुत समय तक याद नहीं रहा, अचानक एक याद आया। मैं परवेज जी को ही बोल रही थी, अरे याद है हम लोग जब 2004 और 5 की बात है शायद, बलिया से मैं आ रही थी, पटना आ रही थी, और लाइक 20 साल 18 साल पहले की बात है। सो वैसा भी हुआ, और पता है अभी मुझे बोलने को अजीब लगता है, लेकिन तब लोग यंग थे ना, और मैं सब गौनवा ले जा राजा जी जो सॉन्ग्स है, वो सब भी थोड़ी से तड़कदार सॉन्ग्स थे, गौनवा ले जा राजा जी के। सो एक बार तो पटना में ऐसा हुआ, एक लड़का आया, उसने शर्ट ऐसे खोल, उसको ऐसे ऑटोग्राफ मुझे इस पे लिखने दिया, बॉडी पे वो एक मोमेंट था अजीब सा। और फिर ट्रेन जब आया ना, बच्चों को मतलब सब स्टूडेंट्स थे, तो उन लोगों को एग्ज़ाम का ये था शायद, और पूरा एकदम ट्रेन भरा हुआ। और तब उस समय कभी कभी अगर ऐसे ट्रेन में ट्रैवल करते थे, मतलब मुझे बहुत छुपा के ऐसे इस तरह से जो भी साथ में होते थे वो लोग ये करते जाते, क्योंकि लोग पहचानते थे, तो फिर ये हो जाता था, मीन्स बहुत हुजूम लग जाता था। तो फिर ऐसे पता नहीं कैसे क्या पता लगा, तो ट्रेन को, हमको पता नहीं, ट्रेन रुक गया, हमको लगा कि रुक गया है। फिर लेकिन ट्रेन के स्टाफ आए, मतलब रेलवेज के, वो लोग, मैं मतलब आप प्लीज़ एक बार गेट के पास जाके ये कर दीजिए, नहीं तो जाने नहीं दे रही। तो आसपास के लोगों ने ट्रैक पर आ गए थे, क्या हुआ था? नहीं, मतलब कहीं पे एग्जाम था, मुझे ये पता नहीं। अभी भी मैं देखती हूँ भीड़ होता है, कभी कभी एग्जाम होता है, संडे के दिन होता है, सैटरडे संडे कोई एग्जाम होता है। तो सब स्टूडेंट्स थे, तो एक के बाद दब्बा वो फिर वो हो जाता है ना, फिर जाके आगे चल के वो रोक दिया गया ट्रेन को, ट्रेन नहीं जा रही। फिर मैं बाहर गई, और बाहर जाने के बाद भी अभी जैसे मैं बहुत बेझिझक बात कर रही हूँ ना, देन आई वॉज वेरी शाई उस समय मुझे हिंदी में भी बहुत, मैं फ्लुएंट नहीं थी बात करने के लिए। सो मैं बस गई जाके, मेरा कोई एक्सप्रेशन लेस हूँ मैं एक्चुअली। मैं जाके मतलब मैं रिएक्ट क्या करूँ मुझे पता नहीं, ऐसे मैं देखी हूँ, ऐसा भोंडू जैसी लग रही होंगी। फिर मैं वापस आई, फिर ट्रेन जाने दिया उन लोगों ने। हाँ, ये था। और ऐसे बहुत सारे किस्से, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा है। और बताइए फिर मुझे। बहुत सारे ऐसे हुए। मुंबई में हम लोग एक बार थे, ये परवेज जी अगर मिलते आपसे और अच्छे से बोल पाएंगे। एक पंजाब से जलंधर या कहीं से, क्योंकि उस समय टी सीरीज जो है, क्या टीवी था, LTV नहीं, ETV,
भोजपुरी का मतलब जो प्रचार है वो लगातार होता था। गवन वाले जा राजा, बहुत सारा मतलब ऑल ओवर इंडिया ये प्रचार हो रहा था। तो पंजाब में भी बहुत सारे जो पंजाबी है वो भोजपुरी नहीं, लेकिन उन लोगों को भी पसंद आता था। तो एक दिन वो फ़ोन करते 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 एक बंदा मुंबई के हमारे घर के सामने दरवाज़ा परवेज़ जी ने खोला और वो सामने था, मतलब फिर आवाज़ से परवेज़ ने फ़ोन मतलब रिकॉग्नाइज किया कि ये वो है जो फ़ोन करते थे। और अजीब सा समय था, मतलब वो प्रिपेयर नहीं थे अपने आप को बोलने के लिए कि हाँ आप सही जगह आए हो। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे घटना हुई। पंजाब से कोई आ गया मुंबई, और कोई आके फिर बोलता है कि मैं आपके कल्पना जी से मिलने के लिए मैं सब्जी बेच रहा हूँ अभी इधर आके। मतलब अजीब अजीब से बहुत सारे घटना ऐसे हुए हैं। आप लोगों के आपके चक्कर में काफ़ी सारे लोग मुंबई आ गए। लेकिन हाँ, एक कुछ तो मैंने देखा, फैंस ऐसे होते हैं जो वन साइडेड लव, मतलब आपके प्रति, आपके कंठ के, आपके गीतों के प्रति ऐसा समर्पण है। कोई मतलब बहुत सारे ऐसे फैन होते हैं जो मतलब के होते हैं, जैसे आपके पास पहुंचना है कुछ भी हो, या तो आपसे पैसा की उम्मीद करेंगे, या जो एक मतलब का होता है बाकी। लेकिन कुछ बहुत कम, लेकिन ऐसे फैंस भी होते हैं जो आपके लिए सिर्फ दुआ करते हैं, आपको मानते हैं, आप कुछ भी बोलिए, कभी डांट दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो समर्पित रहते हैं। तो एक दो ऐसा घर परिवार मुझे मिला। और मेरे लिए जब उसी समय की बात वापस करूँ, जब मैं माँ नहीं बन पा रही थी, तो एक दो परिवार को ये सब पता था जो मेरे श्रोता ही रहे, लेकिन बातचीत से फिर आना जाना भी घर पे हुआ। प्रोग्राम के चलते मैं अगर बिहार गई तो एक माता जी जमालपुर से वो फ़ोन की कि छठ का समय है, मैं आपके लिए कोसी भरने जा रही हूँ, और अगर आपको बच्चा हो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। सो और हुआ भी मुझे। फिर 2 साल बाद मैं गई जमालपुर। उस साल छठ का हम लोगों ने कार्यक्रम नहीं किया। माता जी ने मेरे दोनों बेटे, जुड़वा बेटा हुआ मुझे, और फिर बाल लिया, बाल कटवाया, उन्होंने बहुत कुछ किया उन लोगों को। और तो ये सब यही जीवन है एक्चुअली। नाउ आई रियलाइज कि ये सब जो मोमेंट्स है ना, ये जो अनुभूति है उस मोमेंट्स के बदौलत जो आपको मिलती है, सो वही एक्चुअली मोमेंट्स है। लाइफ का मतलब ही यही है, इन मोमेंट्स को जीना। सच बात है, इसको कोई खरीद नहीं पाएगा। हाँ, कोई नहीं खरीद पाएगा, और इसी में आपकी जीत है, बाकी सब आएगा जाएगा। तो भोजपुरी आप क्या बोलेंगे अभी? भोजपुरी मेरे लिए महज एक गाना है? नो 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 नो। तो इसलिए वो अभी भी मैं जब पॉलिटिक्स में भी मैं आई, बाद में मैंने आसाम से चुनाव भी मैं लड़ी, फिर समझी कि नहीं ये मेरा फील्ड, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है। लेकिन अब से फिर जब प्रशांत किशोर जी को जब मैंने अभी देखा लास्ट सम 2-3 इयर्स से बिहार के लिए बात करना, तो इंसान तो होता है ना, जजमेंटल होता है ना कि मकसद क्या है, क्यों कर रहे, क्या है। फिर अगर कोई मकसद है भी, फिर भी लगा कि नहीं, ये एक परिवर्तन करने की समय है, और इस परिवर्तन के क्षण में मैं अगर उनकी ताकत नहीं बनूं पीछे से, तो फिर मैंने क्या किया फिर। सो मैं अभी ये भी सोच रही हूँ कि आई थिंक मुझे जनसुराज को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होगा आई डोंट नो। मैं वो सक्सेस होगा, चुनाव लड़ने के लिए मैं जनसुराज को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा मकसद बड़ा है। हाँ, सो आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये भी एक मोमेंट है कि बिहार की जो परिवर्तन की बात है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है उनको। सो नाउ अब नई बात ये है मेरे लिए कि हम आपको वापस एक पॉलिटिकल रोल में देख सकते हैं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी है, बट आई थिंक सोशल चेंज और बिहार की जो चेंज है, कई बार आपको जो आपने बोला ना बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड को नहीं चेस करके मैं भोजपुरी गायिका में, कई बार बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि कल्पना तुम कहाँ भोजपुरी में फंस गई, तुम्हारा गला बहुत, तुमको जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाई तुम। वो नॉर्मल इंसान कोई भी होगा, बहुत लोगों ने बोला ये जो बात। एक सीमित दायरे में सोचेगा। हाँ। और शायद आपसे बात करने से पहले हम लोग भी यही सोच रहे होंगे कि जब इतनी दमदार आवाज है और बॉलीवुड में इतने बढ़िया गाने गाए, तो आगे क्यों नहीं गाया। लेकिन वो हाल ही में क्या हुआ मैं बोलूँ आपको, एक मंच था मुझे खुसरो एंड कबीर, अमीर खुसरो एंड कबीर, और उनको लेके वो लोग फेस्टिवल करते हैं। तो मैं भी, मेरे अंदर भी एक स्पृहा है कि जहाँ गायन है, गायकी है, जो शास्त्रीय गायन है,
उसको गाने की ऐसा भी प्लेटफॉर्म मिले मैं गाऊं, क्योंकि नॉर्मल हमारे मंच पे गाने का ऐसा मौका नहीं मिलता। तो ठीक है, अगर खुसरो जैसा फेस्टिवल अगर मेरे सामने आया तो वो मौका वो उसको पैसे से मैं नहीं तुलती, कितना पैसा मिल रहा है, लेकिन मुझे गाना है। लेकिन बात करते करते जब समय आया पास में, और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि कबीर साहिब जी की जो जीवन है वो काशी के इर्द गिर्द उसी क्षेत्र में बीता, और मोक्ष, काशी में मरने से मोक्ष नहीं मिलता है को इसको प्रूफ करने के लिए वो मगहर गए। तो काशी से मगहर इस क्षेत्र में उनका जीवन गया। तो ऑरल लिटरेचर होता है, ऑरल मौखिक लिटरेचर, एक होता है दस्तावेज है लिखित, और एक है ऑरल लिटरेचर। उस समय में ऑफ कोर्स उन्होंने जो भी गाए होंगे या जो भी बोले होंगे वो ऑरल लिटरेचर ही रहा होगा। और उनके शिष्यों ने उनको अपने, अगर राजस्थान के शिष्य है तो अपने राजस्थानी भाषा का प्रयोग करके उसको दस्तावेज किया। तो कालांतर में ऐसे परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन उन्होंने जो भी बोला होगा वो तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल या जो भी अवध उसी बेल्ट क्षेत्र की बोली में ही उन्होंने बोला होगा। सच बात है। अब ये एक हक है हमारा, हमारे लोक साहित्य का कबीर साहिब जी पे एक हक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उस हक को तो हरियाणा, पंजाब और सब लोगों ने कबीर साहिब को गाया। भोजपुरी ने कभी उस हक को नहीं लिया। मतलब बात को समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और जब मुझे बोला गया, मैं जब बोली कि मैं ये गाऊंगी, तो उन्होंने बहुत जो मेरे साथ बात कर रहे थे, तो वो मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने बोला कि नहीं, भोजपुरी में कहाँ कबीर, ये तो कभी नहीं सुना हमने। तो मैंने बोला नहीं, मैं पागल कहलाना, अरे लोग पागल कहलाना गाती हूँ। और नहीं, आपको पता नहीं लास्ट में क्या करते हैं ये लोग, कहत कबीर सुनो भाई साधो लगा देते हैं और सामने कुछ भी लिख देते हैं और बोल देते हैं ये कबीर साहिब की रचना है। तो उस समय मुझे जो भोजपुरिया कल्पना है ना, वापस एक बार मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हुआ यहाँ पे। और वो बोलते रह गए, मैं गई ही नहीं उस मंच पे। मुझे जहाँ भोजपुरी की रिस्पेक्ट नहीं होगा, मैं वहाँ गाना गाने के लिए मुझे मंच चाहिए नहीं चाहिए। मुझे मेरा रिस्पेक्ट हो, साथ में मेरे भोजपुरी का रिस्पेक्ट हो, तभी मैं जाऊँगी वहाँ पे। ठीक है? तो इतना मैं मतलब डीपली मैं मतलब भोजपुरी अस्मिता को लेके चलती हूँ। ठीक है? सो अब ये नया चैलेंज है कि मैं बात करने लगी तमाम लोगों से जिन्होंने जैसे मुझे पता है बनारस यूनिवर्सिटी में बहुत जो थेसिस करके पीएचडी करके बैठे हुए हैं। तो ऑरल लिटरेचर, मैंने इतना लिटरेचर की स्टूडेंट मैं भी रही, मुझे इतना पता है कि कबीर साहब ने अगर कुछ बोला होगा तो उसमें उत्तर प्रदेश की झलक तो बोली में ज़रूर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो बोलने लगे इंसान और अचानक वो पंजाबी बोलने लगेंगे, काशी का एक बंदा। तो ये तो कॉमन सेंस है। सो आई थिंक नाउ भोजपुरिया कलाकार, तमाम कलाकारों को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है जो कबीर साहिब जी को गाते हैं, और उनको धुन के ये एक नई मतलब मेरे लिए चैलेंज है अभी। और मैं उनको एस्टेब्लिश करके रहूंगी भोजपुरी में भी। क्या बात है जी। अच्छा, जैसे कि आप बता रही हैं, हमने देखा कि हमारे देश में ही कबीर जी को डिवाइड कर दिया गया कि यहाँ के हैं या वहाँ के हैं। एक आर्ट के बीच में वैसे भी डिवीजन आता है जो अभी हम लोग देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कह दिया जाता है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं आएंगे। हम लोग देखते हैं एक हमारा कोक स्टूडियो है, एक पाकिस्तानी कोक स्टूडियो है। सुनने में तो किसी के ऊपर कोई लगाम नहीं है, हम लोग भी पाकिस्तानी सॉन्ग सुनते हैं, वो लोग भी बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं। आपको लगता है कि ज़रूरत है एक ये लकीर खींच देने की जब आर्ट की फील्ड आती है कि नहीं पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ के वहाँ नहीं जाएंगे, दुबई में जाके सब रिकॉर्ड हो जाता है, बात कर लगे? नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग लेयर्स में इसका मीनिंग अलग अलग चेंज होता है। भारतवर्ष की एक भारतीय लोक गायिका होने के नाते यहाँ की कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, और जहाँ डायरेक्ट धर्म रिलेटेड नहीं भी है, फिर भी संस्कृति और धर्म को, अध्यात्म को बहुत अलग भी नहीं कर पाएंगे। सो जहाँ मिट्टी की बात आएगी तो यहाँ उर्दू से पहले हमेशा संस्कृत को मैं सपोर्ट करूँगी, लोक बोली को मैं पहले। तो उर्दू भी तो यहीं की है। नहीं, उर्दू यहीं के हैं, यहाँ कालांतर में आए या जो भी बहुत नहीं जान के मैं नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत दिग्गज होंगे, लेकिन ये बात पक्का है कि पारसी और अलग अलग लैंग्वेज मिडिल ईस्ट की तरफ से आके फिर मिलाव होके या एक नई बोली का, और वो भी एक जीवन का गति ही है। उसमें पॉइंट नहीं है कि कौन सा बेहतरीन है, कौन सा अच्छा है, बुरा। लेकिन यहाँ ये भी बात आएगा कि मैंने आपको प्यार दिया और आपको जब देने की बारी आई आपने मुझे कुछ और ही दिया, आपने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दिया और मेरे से आप पूरा रिस्पेक्ट उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और जहाँ तक
पॉलिटिकली दायरे में जो देश की बात है, कंट्री की बात है, तो देश के रूल्स एंड रेगुलेशन देश है वहाँ। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो और अब सुनने की जहाँ पर बात है बहुत उम्दा, मतलब पाकिस्तानी जो खासकर नूरजहां जी को मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को बहुत सुनती हूँ, और ऑफ कोर्स मैं ये एक्सेप्ट करूँगी कि पाकिस्तान कोक स्टूडियो की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छा है। सो वो आर्ट हो गया, लेकिन जहाँ देश की बात आएगी, नहीं मैं सिर्फ आर्ट के हिसाब से बात कर रही थी। आर्ट के हिसाब से तो आप चाइनीज भी सुन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप कहीं की भी भाषा। लेकिन आपने जो बोला आने जाने की जो बात है, और वहाँ अगर सिक्योरिटी और देश की सिक्योरिटी की बात आएगी तो वो अलग मसला है। वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात वही होती है कि जब आर्ट और कल्चर की बात होती है तो बहुत सारे लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आर्टिस्ट को क्यों बांट रहे हैं। आर्ट कल्चर तो सब एक जगह है। जैसे कोक स्टूडियो में यहाँ से शिल्पा राव गई थी, उन्होंने गाना गाया था। तो इतना एक्सचेंज क्या ठीक है, या बिल्कुल ही हो जाना चाहिए कि नहीं आप अपने आर्टिस्ट अपने पास रखिए अपना? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, क्योंकि गुलाम अली जी भी इधर आए हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पॉलिटिकली जब फिर का वो सब कारगिल और ये सब अलग अलग बात जब आएगी, तब तो मैं अपने देश के तरफ, मेरा पहला ये देश के लिए रहेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि अगर आपने कभी म्यूज़िक को इतनी तवज्जो नहीं दी होती, या जैसे कि आपने बताया था कि शुरुआती दौर पर ये था कि म्यूज़िक सेकंड होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, तो आपने म्यूज़िक नहीं किया होता तो क्या किया होता? क्या होते, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइपोथेटिकली मतलब जैसे अगर मैं सोचूं मैं ये नहीं करती तो मैं पायलट बन जाती। अच्छा। अगर आप ऐसा सोचो कि आप म्यूजिक नहीं करते तो आप क्या करते? सो मुझे स्पेस में बहुत, मतलब स्पेस में जो लाइक साइंस एंड लाइक एस्ट्रोनॉमी एंड माइथोलॉजी, या फिर जो भी लिखा गया है वो कनेक्ट करके, और उसमें अगर कुछ मिलता है मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मतलब स्पेस की स्टडीज़ को, जैसे क्वांटम फिजिक्स की बात होती है, और फिजिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है। अभी जो अलग अलग पास्ट को देखने के लिए जो नासा ने बहुत कुछ भेजा है, जहाँ कभी ये बोला है कि बिग बैंग थ्योरी रॉन्ग है, ये सब मुझे बहुत एक्साइट करता है, वो सब सब्जेक्ट्स। और मैं अकेले बहुत खुश रहना, मतलब मुझे अगर बहुत सारे जंगल वंगल बहुत है और मैं अकेले खुश, मैं अपने आप में कंप्लीट फील करती हूँ। मुझे बग मतलब मेरे अगर ये में नहीं हो और लोग आ जाए और उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे घुटन होता है मुझे वहाँ पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ? वो सबके साथ होता होगा। सो कुछ जो होता है बेसिक बातें करते रहते हैं। मुझे वो सब गैदरिंग में मुझे पसंद नहीं है। मैं अकेले में कुछ सोच रहूँगी, क्रिएटिव कुछ करूँगी, वो ज़्यादा मुझे पसंद है। ठीक है, आपने गाना गाया, आपने पॉलिटिक्स में उतरी, उसके अलावा आपने एक फिल्म भी की थी। हाँ, एक्टिंग किया था मैंने। बताएंगे उसके बारे में हमें? बहुत हेक्टिक है और बहुत ही मुझे बेकार लगा, और मेरे लिए नहीं है वो। मतलब होता है ना, मेरे लिए नहीं है ये। मतलब सुबह सनसेट का शॉट है और सुबह 4 बजे होके मेकअप करके बैठना, नो। और फिर रोना पड़ा मुझे। मेरा फर्स्ट शॉट जो था ना, ओह माय गॉड, मेरा क्या हुआ था। मेरा फर्स्ट शॉट ही था कि मेरे पिता एक्सीडेंट हो गए, कि मतलब डेथ बेड में है। और मुझे, मेरा पहला सीन है, मुझे उनके छाती में पीट के मुझे बहुत रोना है। अभी उस मूड में, अभी मैं तो एक्ट्रेस नहीं हूँ, उस मूड में जाने के लिए मैं दूसरा एक कमरा में 2 घंटा पहले से मैं मेरे अब जीवन में क्या क्या दुख है, तमाम दुखों को लेके आ रही हूँ, सोच रही हूँ, और मैं मतलब उस मूड में जाने के लिए पहले से दुखी हूँ। और तो दुखी होगी, इतना पेनफुल है वो। और फिर जाके जब शॉट देना, अब मैं रो रही हूँ, मतलब। और जहाँ पे शूट हो रहा था ना, गोरखपुर में, उनको मैंने इतना रियलिस्टिक मैंने किया। उन लोगों ने बोला शाम का वक्त है, बहुत मनुष्यत जैसा लग रहा है। वो अपने घर में शूट करने दिए थे। उनको लगा कि इतना नेगेटिव हो गया है माहौल। मतलब उनको भी लगा ना, हर कोई सांझ का ये दीपक जलाते हैं, धुनी करता है। सो फिर लगा कि मुझे, और उसी दौरान मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, लता जी का कोई गाना सुन रही थी, और लता जी है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बेवकूफ़ एक नंबर की, मैं अपने आप को बोली हूँ, 2 सुर अच्छा से लगा लो। हाँ, एक्टिंग करने चली हो, अपने आप को ही मैंने ऐसे बोला।
और फिर और मैंने आपने निरहुआ के साथ मूवी की थी, ऐसा भी नहीं था कि छोटी मोटी कोई मूवी नहीं, नीरहुआ ने मेरे साथ किया था उस वक्त, क्योंकि वो ही वाज अ न्यू कमर। ओके। और अब वो बहुत रिस्पेक्टेडली आज भी मिलते हैं, वो चरण स्पर्श करते हैं। हाँ। बट उसके बाद तमाम निरहुआ जी हो, खेसारी लाल जी, ये लोग तमाम जो एक्टर नहीं रहे, लेकिन एक अलग जीरो से, और वो लोग अपना एक यात्रा उन लोगों ने तय किया, तो सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मुझे। क्या बात है। एक रैपिड फायर सेशन करते हैं आपके साथ। आप हमें बताओगे कि आपको बॉलीवुड में सबसे अच्छा प्लेबैक सिंगर कौन लगता है, मेल फीमेल? अभी के या पहले के? ओवरऑल जैसा आप बताना चाहो, जो पहले नाम आपके दिमाग में आए। ओवरऑल तो जो किशोर कुमार जी और मोहम्मद रफ़ी जी का एरा है, वो तो अलग एरा रहा, तो पुराने उनका नाम है। और अभी के समय में अरिजीत सिंह। और फीमेल में? वन एंड ओनली लता मंगेशकर। आपका फेवरेट फोक सॉन्ग? बहुत सारे फोक सॉन्ग हैं। एक गाना जो आप मतलब आसाम ही हमेशा, पहले मतलब बचपन की बात अगर करूंगी तो आसाम की बात करूंगी, बिहू की बात करूंगी, और बाद में जब छठ गाई मैं यहाँ पे, और जो लोक गायन में जो ताकत है, जो रुला सकते हैं आपको, तो एक नहीं हो सकता, वो पूरी जीवन शैली है। कोई ओवररेटेड सिंगर लगता है आपको बॉलीवुड में? मैं उसको देखती नहीं ना, आज तक मैं YouTube में किसी को डिसलाइक दे के, मुझे मतलब मैं कभी डिसलाइक किसी को, अगर मुझे पसंद नहीं है मैं नेक्स्ट जस्ट आगे चली जाऊंगी। ओके। मैं सब सोचती नहीं। आपको लाइफ में सबसे खराब एडवाइस किसने दी और क्या थी वो एडवाइस? नहीं, मैं नेगेटिव को मैं ऐसा सोचती ही नहीं, मन में भी नहीं रखती हूँ। अच्छा। 5 सॉन्ग्स जो आपकी प्लेलिस्ट में हो। प्लेलिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। नुसरत फतेह अली खान साहब होंगे, भूपेन हजारिका जरूर होंगे, लता जी होंगे, मराया करे को मैं बहुत सुनी एक समय में, व्हिटनी ह्यूस्टन, मराया करे, तमाम है। लेकिन आपका फेवरेट कंफर्ट फूड क्या है? एक ऐसी चीज़ जो रोज असमीज का, जो बचपन से जो खा के बड़े हुए हैं, मासा टेंगा। क्या होता है ये मछली होता है। और हमारे उधर जैसे ना यूपी बिहार में मैं देखती हूँ कि सरसों के साथ ही बनता है, हमारे उधर अलग अलग तरीके से फिश बनता है। सो टेंगा मतलब खट्टा, तो वो नींबू से भी बनता है। एक ओ टेंगा होता है। ओ टेंगा कौन सा होता है? परत होता है, जो कार्तिक महीने में छठ के समय में उसमें दिया भी जलाते हैं शायद, वो भी खट्टा होता है। तो वो मासा टेंगा बोलते हैं हम उसको। लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी आपने थिएटर में? थिएटर में तो याद ही नहीं, मैं बहुत ज़माना हो गया, मैं गई नहीं हूँ। लास्ट फिल्म मैंने नेटफ्लिक्स में देखा होगा, वो भी याद नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादातर एडवेंचरस पुराने इंग्लिश फिल्म्स देखती हूँ, जो कि मैं ना तो भोजपुरी फिल्म देखती हूँ, ना मैं असमिया फिल्म भी अभी तो बहुत बचपन में बहुत देखा था, अभी नहीं। हिंदी फिल्म भी मैं नहीं देखती हूँ, फिल्म देखती नहीं, लेकिन अगर देखती भी हूँ तो वो काउबॉयज एरा के मैं इंग्लिश फिल्म देखूँगी। ठीक है। अगर आपको किसी एक म्यूज़िक आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना हो तो किसके साथ कोलैबोरेट करेंगी ओवरऑल? अरिजीत सिंह। आपका फेवरेट भजन? बहुत सारे भजन हैं। अभी हाल फिलहाल में लता जी का और भीमसेन जोशी जी का एक प्रोजेक्ट रहा राम जी के ऊपर, तो उस गीत को मैं मतलब कंठस्थ करके काफ़ी सारे मंच पे गाई हूँ राम जी के ऊपर, वो मुझे पसंद है। 2 लाइनें बताएंगे अगर कोई सुनना चाहेगा तो? हाँ। राम है स्वनाम धन, राम धन्य नाम, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, ओ मन रे कर तू राम भजन, राम भजन कर मन। ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरत। क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से और भोजपुरी से इतना कनेक्टेड हैं, आप छठ पूजा को कैसे देखती हैं? छठ पूजन तो मैंने एक बार मैं खुद व्रतधारी भी बनी, मैंने छठ किया भी है। और बहुत ही
रोम रोम में जैसे मैं ही सब में हूँ, और हम जब गाते हैं ना कि मैं सब में हूँ सब मुझ में है, वो जो 36 आवर्स का फास्टिंग होता है, और उसके बाद जब आप सूर्य दर्शन करने के लिए नदी के आप भीगते हुए पानी में रहते हो, और वो जो मोमेंट है वो एक सेलेस्टियल मोमेंट है, मतलब वो एक दैविक क्षण है, और मैं और प्रकृति अलग नहीं है, उस बात को वो मतलब आप उसको रियलाइज़ करते हैं, बहुत ही डिवाइन। छठ पर आपको कौन सा गाना याद आता है? क्योंकि छठ के टाइम पे मुझे याद है, हम लोग ऑफिस में रहते हैं, और ना सिर्फ बिहार के आसपास के भी जो लोग होते हैं जिनके घर में अगर कोई छठ रखता हो, या जिनके दोस्त यार परिवार में कोई भी रखता हो, वो इतने इमोशनल हो जाते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि ईयरफोन लगा हुआ है और छठ के गाने चल रहे हैं, और सब लोग घर जाने की सबकी चाह होती है कि वो अपने ऐसे जब वो अपनी जन्मभूमि और खासकर माँ के प्रति समर्पण है एक्चुअली। दरअसल उनको छठ माई तो है, छठ माई को जो उनके माँ ने पूजा किया, वो अपने माँ को याद करते हैं एक्चुअली, मैं इस तरह से समझती हूँ। और ये लगन हमेशा रहे, यही दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ बिहार, मैं समझती हूँ। और कल्चरली भी इसलिए मैं छठ पूजन से, बहुत सारे मंचों में मैं छठ से शुरू करती हूँ, भले पूजन का समय हो या नहीं हो, बट कल्चरली मैं देखती हूँ, मैं पूजन की नज़र से नहीं देखती हूँ। और बहुत सारे ऐसे गीत गाई हूँ, हालांकि मैं समझती हूँ कि मैं जितने भी गाऊँ, छठ मतलब हमेशा से शारदा सिन्हा जी की जो भी गीत रहेंगे वो अमर रहेंगे। और तो उनका जो कंठ में छठ है वो एक्चुअली सही मायनों में वो एक रिकॉग्निशन उन्होंने दिया है। और उनके गीतों को मैं अब, क्योंकि वो अभी शारीरिक रूप से नहीं है, तो उनके गीतों को किस तरह से मंच पे गाऊं, हालांकि वो ज़रूरत नहीं है, वो उनके कंठ अमर है, फिर भी उनका गीत मुझे बहुत पसंद है। गुनगुनाएंगे आप? शब्द मेरे पास नहीं है। आठ ही घाट के कोठरिया हो दीनानाथ, रुपए छान लागल केवाड़, ताही ओ न मैं शब्द भूल रही हूँ। दाए हो दीनानाथ, फिर चादरा उघारे जब देखा ले हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तोहार, पुत संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ, ऐसा कुछ है। और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी आवाज़ में, तो वो अलग सा मतलब सभी लोगों के लिए अमृत जैसा मतलब मिठास उनके कंठ में है। सो छठ मतलब हमेशा शारदा सिन्हा। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर हम लोग कभी भी फीमेल वॉइसेस की बात करते हैं तो वही दो नाम आते हैं, एक शारदा सिन्हा का और एक आपका। हे प्रभु, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए तो मैं तो हमेशा शारदा जी का ही नाम लूँगी। और ऑफ कोर्स पूर्वी गायन में भरत शर्मा जी का नाम को लेना पड़ेगा। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट सीनियर रहे हैं, जैसे मैंने सुना मदन राय जी जो निर्गुण को बहुत लोकप्रिय किए, और शुरू समय में जब कैसेट इंडस्ट्रीज पनप भी नहीं रहा था, मुन्ना सिंह जी, बहुत सारे ऐसे सीनियर आर्टिस्ट रहे हैं जिन लोगों ने भोजपुरी को बहुत ज़्यादा ये दिया। मीन्स आज का जो स्वरूप है वो एक दिन में तो नहीं हुआ, अचानक से हम सुपरस्टारडम आज बने हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का मेहनत रहा है, सीरी जैसे सीरी दर सीरी करते करते आज पहुँचा है। तो इसलिए तमाम उन पीछे के लोगों को याद करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका इतना कनेक्ट है भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ, भोजपुरी के साथ। आपको याद है पहली बार जब आपने अपने बारे में कहीं पढ़ा हो या सुना हो, जब आपको भोजपुरी क्वीन कहा गया हो? एक्चुअली अंग्रेजी में उसको मीडिया अलग अलग ये है ना, लाइक असम में भोजपुर की रानी, ऐसा कुछ भोजपुरी रानी कुछ ऐसा लिखा था। तो वही चैनल का फिर उनका ये भी था, एक हिंदी था नॉर्थ ईस्ट का, एक इंग्लिश था, उसी को ट्रांसलेट करके उन लोगों ने कोई इंटरव्यू में ऐसे पीछे भोजपुरी को लिख दिया था। तो दरअसल वो भोजपुरी रानी का शायद रूपांतरण किया होगा। तो तब से फिर अच्छा लगा, परवेज जी को भी अच्छा लगा, और हमें भी हाँ अच्छा लगा कि जो किंग एंड क्वीन तो हमेशा हर कोई अपने आप
में किंग एंड क्वीन है। और लेकिन बहुत बड़ी बात है ना कि वहाँ से ना आते हुए भी वहाँ इतना बड़ा रिकग्निशन मिलना, जी 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 जी, बहुत बड़ी बात है। और रिकॉग्निशन के साथ साथ वो आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, जी जी, बिल्कुल सही बात है। एक और चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि बिहार और भोजपुरी की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि औरतों का, महिलाओं का स्टेटस, बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि बहुत कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, बदतमीजियाँ होती हैं, तमीज़ से बात नहीं की जाती है, या छोटे रोल्स मिलते हैं, हमेशा ऐसे रोल्स मिलते हैं जो शायद वो करने में कंफर्टेबल ना हो, लेकिन घर चलाना है या क्योंकि काम करना है इस वजह से कर रहे हैं। आपने कुछ ऐसी सिचुएशंस देखी हैं? मेरे साथ ये इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि मैंने भोजपुरी को चूज नहीं किया ना, वो ऑटोमेटिकली कुछ बन गया जी। और मैं जब भी गई वहाँ लाइक मैरिड कल्पना पटवारी मुंबई गई, तो हाँ एक अलग किस्सा हुआ था। शुरू में भोजपुरी गाने से भी पहले अलग अलग जगह में जब गई ना, तो एक परवेज जी भी कहीं बहुत सारी जगह पे एक दर भी था, तो परवेज जी भी जाते। तो एक बार क्या हुआ, एक जगह में गई गाने के लिए और उन लोगों ने बोला कि नहीं आपको तो एक्ट करना चाहिए बोल के, एक अलग रूम था, एक लेडी भी थी, उन लोगों ने मुझे कुछ पहना दिया। ठीक है, मैं तब आसाम से गई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा आप नैतिक और ये मॉरली बहुत ये रहते हो ना, आप छोटे जगह से जा जाते हो। तो उस समय मुझे मतलब पहली बार मुझे इतना छोटा सा कुछ पहना दे के दिया और बोले कि ये गाना भी गाना है, उसमें एक्ट भी करना है, और क्या क्या एग्जाम्पल दिया गया, काजोल और ये वैसा, मुझे मतलब एग्जाम्पल दिया गया आपको ब्रेन वॉश करने के लिए। फिर जब मैंने दरवाज़ा खोल के परवेज जी को दिखाया कि ऐसा मुझे ये गया है, तो परवेज जी को इतना गुस्सा आया, वो बोले कि जो प्रोड्यूसर थे ना, तो हमने जब बोला कि हम नहीं करेंगे ये, हम ये करने के लिए नहीं आए हैं बॉम्बे में, इतना बड़ा चांस दिया जा रहा है आप लोगों को, आप ये करो, आप लोग ये कर रहे हो, मतलब। तो परवेज जी ने बोला आपको चांस चाहिए, मैं आपको चांस दूंगा। फिर मुझे लेके निकल गए परवेज जी ने, आपको मैं चांस देता हूँ बोल के। वो लेकिन वो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात नहीं है, हिंदी इंडस्ट्री की बात है। मैं ये सोच रही हूँ उस इंसान का मुंह कैसा रहा होगा ये बात सुनने के बाद। सालों बाद फिर मिले वो। हाँ, तब तक मैं भोजपुरी में नाम बड़ा, मतलब एक नाम मेरा हो चुका था। तो फिर जब मिले मिले, याद है आपने ऐसे किया था, तो बातों को एक कोई बात नहीं, इसी तरह से वो भी एक मतलब जीवन अगर एक नाटक है, वो भी एक चरित्र है, हम भी एक चरित्र ही है। ऐसा कुछ नहीं, फिर मिले सब लोग। अच्छा, अगर आप किसी म्यूजिक आर्टिस्ट से अपनी लाइफ चेंज कर सकें या उनकी जिंदगी 1-2 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए जी सके, तो वो कौन होगा? इस तरह से तो कभी सोचे नहीं। सोचिए। अब सोचिए। ओह माय गॉड, नहीं, मैं अगर ऐसा हो तो और थोड़ा कल्पना की ये में और आगे बढ़ते हैं, अपने में ही आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई जैसे अभी जैसे क्या बोलते हैं हमारे टेस्ला के ये कौन है, इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क का जो सपना है कि मार्स को पूरा हैबिटेट सिटी बनाना है, जो यहाँ से ले जाएंगे। तो और आगे बढ़ते हैं ना, कोई एलियन अगर कोई सिंगर होगा और मैं स्पेस ट्रेवल करूंगी, और जैसे आज हम लोग यहाँ से यहाँ ट्रेवल करते हैं ना, कंट्रीज ट्रेवल करते हैं, तो हम मार्स, आज हमारा अनुष्ठान है मार्स में, परसों हमारा प्लूटो में है, हाँ, और अलग कहीं मतलब अलग गैलेक्सी में है, तो उसको एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। क्या बात है, आपने पूरा मल्टीवर्स लेके गए हो आप। कोई गाना जो आपको लगता है कि आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कि ये गाना तो यार मेरे ऊपर बना हुआ है? हाँ, ऐसा होता है बहुत बार जब रिकॉर्डिंग के समय शब्द जब मिलता है कि हाँ ये मेरी मन की बात है, लेकिन फिलहाल अचानक से मुझे ऐसा याद तो नहीं आ रहा। ये रैपिड फायर वाला चीज़ एक्चुअली पहले शायद, अच्छा वो रैपिड फायर नहीं रहेगा फिर। अगर ने पहले मिलता तो हम सोच सकते थे ना, अरे ये कभी सोचा ही नहीं ऐसे। तो ऐसा अभी कुछ याद नहीं आया, आई एम वेरी सॉरी। कई बार, बहुत बार होता है, कभी कभी आप जीवन के कौन से ये पे हो, आप किस मूड में आए हो स्टूडियो में, घर में क्या हुआ है, सच बात है। तो उस दिन अगर ऐसा कोई लिरिक्स मिल जाए, कभी कभी ऑपोजिट एकदम लिरिक्स मिल जाता है, और कभी कभी होता है कि हाँ आज मेरा मतलब मूड ऐसा है और बहुत ही ट्रेजिक कुछ है, तो लगता है कि हाँ मेरी ही बात हो रही है। अच्छा, ओवरऑल म्यूजिक इंडस्ट्री को आपको देख के कभी ऐसा लगा कि अब लड़कियों को या फीमेल आर्टिस्ट को गाना कम मिल रहा है? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि अगर किसी फीमेल का भी कोई गाना है, उसमें पीछे अरिजीत सिंह गा रहे हैं, अच्छा, या किसी मेल की आवाज़ है, या फिर अगर गाने में
4 स्टैंजा हैं तो उसमें से 3 मेल गा रहा है, एक ही फीमेल को मिल रहा है। लेकिन एक बात बोलूं, ये जीवन को बहुत नेगेटिवली देखने की नजरिया है। काम भी तो कम हो रहा है मगर उस हिसाब नहीं से तो नहीं काम क्रिएट करो अपने लिए। अब जब मैं अगर अपनी बात करूं, देखो मैं तो अपना ही एग्जांपल दे सकती बिल्कुल हूं। सही बात है। जब यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मान लीजिए भिखारी ठाकुर, मैंने जब इंटरनेट में देखा 2010 के आसपास कि बहुत ज्यादा भिखारी ठाकुर नहीं है, इंटरनेट में है ही नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे भरना होगा। मैं करके भरूंगी तब तो 25 साल बाद कोई आर्टिस्ट आएगा, अगर भिखारी ठाकुर ढूंढेगा उसको कुछ मिलेगा। तो मैं वो ये रख रही हूँ, मैं क्रिएट करके भर रही हूँ। तो अगर आपको गाना नहीं मिल रहा है अभी, तो आप यूट्यूब के समय में हो, आप उल्टा पुल्टा करने में आप तो नंबर 1 हो भाई। रील बना बना के कौन कहाँ मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है, ड्रम नीला ड्रम के क्या जोक बन रहा है। मतलब जोक की बात तो है नहीं, ये सब मतलब से बहुत सीरियस है कलयुग का। अभी मैंने कल ही पढ़ा कि अब अगर आपको नीला ड्रम खरीदना है तो आधार कार्ड देना पड़ेगा। देखिए तो क्या क्या बोलूं, हंसूं कि रोऊं, लेकिन तो उस तरह से नीला ड्रम म्यूजिक में भी क्रिएट कीजिए ना खुद। आप नीला ड्रम का बोलने का मतलब है कि आप जो नहीं है अपने लिए सॉन्ग्स को खुद क्रिएट कीजिए। कर ही तो रहे हैं, भले ही आप रेस में जाने के लिए कर रहे हैं, वो नहीं करके जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, उसको क्रिएट कीजिए। तो मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे कोई और एक बार लड़कियां जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूँ, इन भैया के साथ गाया, उन भैया के साथ गा रहे, तुम्हारे आइडेंटिटी कहाँ है? तुम किसी के साथ गा के हाँ उस शेयर जरूर करो, वो भी एक उपलब्धि है, लेकिन अपना जो आइडेंटिटी है उसको हमेशा बना के रखो। अपना आइडेंटिटी किसी के लिए, मतलब फिल्मों में 2 रोमांटिक गाना गाया, टाइम पास करने के लिए एक कैरेक्टर मिल गया, वो शुरू में अगर किया, धीरे धीरे मैं समझती हूँ अपना स्पेस ढूंढने की ज़रूरत है हर लड़की को, कोई भी फील्ड हो, अपना आइडेंटिटी। क्योंकि रिप्लेसेबल आप बहुत जल्दी हैं। अगर आप किसी और के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि आपको हर बार गाना मिलेगा। इतना ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा नहीं सोचते। मैंने ये मतलब हेल्दी वे नहीं है सोचने का। ओके। मान लीजिए अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, हाँ। मुझे इस बार सुर संग्राम में एक गाने दिया गया था, अमीर खुसरो जी का है शायद वो रचना, बहुत पुराना गाना है। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरा, काहे को ब्याही विदेश। ओके, तो ये तो एक इमोशन है, और हर लड़की को विदाई होते हैं जब ये होता है, तो वो ऑफकोर्स अपना बाबुल, अपना मायका, तो एक वो तो इमोशन है। लेकिन अभी मैं हूँ भूपेन हजारिका जी की फॉलोअर, मैं जिन गीतों को चयन कर रही हूँ शब्द, वो मैं मैसेज भी दे रही हूँ। तो मैं अभी अगर लड़कियों को बोलूँगी कि अपने पाँव पे खड़े होके किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, जितना भी बड़ा अमीर तुम्हारा हस्बैंड क्यों ना हो, तुम टीचर ही सब नौकरी करो, अपने पैर पे खड़े रहो। मुझे मेरी माँ ने ये सिखाया है। अब मुझे लगा कि ये गाना शायद तब 20 साल की उम्र में मैं गा देती थी, लेकिन आज लगा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये गीत को प्रमोट नहीं करूंगी। भले ही अमीर खुसरो ने उस समय काल के लिए लिखा होगा, आज की लड़कियां काहे को ब्याहे विदेश लगे, मतलब मैं एक प्रोडक्ट हूँ कि मतलब मुझे इधर शादी कर दिया तो मेरा भविष्य ऐसा हो गया, उधर शादी किया। नो, मैं लड़कियों को ये नहीं सिखाऊंगी, ना तो मैं गाऊंगी। मैं नहीं गाई, मैंने बोला मैं दूसरा कुछ गाऊंगी, ये नहीं गाऊंगी। हाँ, फिल्मों में गाना पड़ता है कभी कभी, वो फिल्म की स्टोरी लाइन की वजह से जी, लेकिन जहाँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक को प्रस्तुत करने का समय आएगा, मंच पे गाने का समय आएगा, तो मुझे पसंद नहीं है ये प्रमोट करना। तो अभी हाल ही में मैंने एक अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो उसका कॉन्सेप्ट है मेरा, मैं भी वंश कहलाऊं, मैं उसको गाऊंगी, और उसको किया है अभी, बस अभी रिलीज हुआ है। जैसे उसमें ये लिखा है कि बाबा कोई ऐसा रीत बनाओ, मतलब बाबा मतलब वही है, काहे को ब्याही विदेश की बाबा, वही एक ही बाबा है, लेकिन बाबा को मैं बोल रही हूँ कि कोई ऐसा रीत बनाओ कि मैं भी हंसती रहूँ, मैं भी अंगना में खेलती रहूँ, और मैं भी वंश कहलाऊँ। मुझे शादी के बाद अपना उपाधि को नहीं बदलना है, भले ही मेरे बच्चे वो उपाधि ले। मैं अभी जैसे मैं कल्पना पटवारी हूँ, मैं कल्पना खान नहीं हूँ। तो जब जब कल्पना पटवारी बोलते हैं आप, तो मेरे मृत पिता को, जो कि मेरे गुरु है, मैं अपने अंदर जिंदा पाती हूँ। तो मैं भी वंश कहलाऊं, तो मैं समझती हूँ कि मैं ऐसे थॉट्स को आगे लाऊंगी।
तो यहाँ हो गया मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। कि मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट मोड की आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो मैं यही कभी नहीं सोचूंगी कौन मेरे साथ गा रहा है, अरिजीत सिंह गा रहा है, नहीं गा रहा है, मुझे चांस दे रहा है। नो, मैं अपना चांस खुद क्रिएट करूंगी। और आप जब अच्छी चीज़ें सामने रखेंगे समाज में तो उसको लेंगे। भले ही पिरामिड में क्या होता है, नीचे ज़्यादा भीड़ होता है, और पिरामिड जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे लोग कम होते जाएंगे, व्यूज कम मिलता जाएगा, क्योंकि उसको समझने की ताकत नीचे के स्तर को नहीं है। ट्रेंडिंग वो नहीं होगा पिरामिड के ऊपर, लेकिन उसको समझने की, क्योंकि वो लीडर है और नीचे सब फॉलोअर्स है। तो वो लीडर बनना है, कल्चरल लीडर, फॉलोअर नहीं बनना है। ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉलोअर नहीं बनना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं आप कोई? नहीं, मैं बस तानपुरा में ही रियाज करती थी, तो तानपुरा बजाना आता है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप चाहती हो कि आप सीख लो? ड्राइविंग भी सीखा था मैंने, फिर लगा कि बहुत टेंशन है तो छोड़ दिया। अभी एक और नया टेंशन नहीं लूंगी, तो ड्राइवर ही अच्छा है, साथ में बैठो। आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? जिस दिन कोई शो नहीं है? मुझे बुक्स बहुत पसंद है। आजकल तो बुक्स को नहीं, गूगल में भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, और अलग अलग चीज़ों को, मतलब मैं ज़्यादा स्पेस, अच्छा मैं जैसे कामाख्या नगरी से मैं आती हूँ, तो जो ओरिजिनल मायने में जो तंत्र है, नॉट ब्लैक मैजिक, बट जो तंत्र उपासना है, और माँ कामाख्या की 10 महाविद्या जो है, 10 महाविद्या जो स्वरूप है, अभी हाल ही में मैं गई थी, और उन शक्तियों को क्या जीवन काल में एक स्त्री अपने अंदर महसूस कर पाती है या पाएगी, या मे बी वो सपने से भी बहुत परे कुछ बहुत बड़ा है बात, लेकिन षोडशी जो रूप है माँ कामाख्या में, त्रिपुर सुंदरी, वो अंदर है गर्भगृह में। अब प्लीज़ आइएगा, बिल्कुल बिल्कुल, कभी अगर आसाम आना हुआ तो। और मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। और वहाँ अम्बुबासी के समय माँ को 3 दिन पट बंद रखा जाता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। और असम में कल्चर को ऑब्जर्व कीजिए, कितना इंटरेस्टिंग है। असम में तुलोनी ब्याह होते हैं, जैसे हम लोगों की वहाँ जो लड़कियाँ पुष्पिता होती है, पहली बार जिसको प्यूबर्टी होता है, मेंस होता है पहली बार, उसको समाज में बहुत अच्छा रीति रिवाज से उस बच्ची का शादी किया जाता है। मतलब सेलिब्रेशन ऑफ फर्टिलिटी वही है माँ कामाख्या जी। और असम में उसको विस्पर नहीं, मैं तो समझती हूँ विस्पर को बैन करना चाहिए नाम को। जो भी महिला संगठन वगैरह जो भी एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, क्यों विस्पर मतलब चुप रहो, ये कोई छुपाने वाली बात है। ये वाली थॉट मुझे लगता है यही वुमेन एम्पावरमेंट होगा ना, कि विस्पर जो रखा गया है ब्रांड, वो अपने आप में उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है। और उसी तरह से तुलसी, गुटखा और ये सब का नाम तुलसी होना चाहिए, बोलिए, जो इतने पवित्र हमारे आंगन में रहते हैं। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है। और मुझे लगता है ये सब के में मतलब आवाज़ को अपने उठाए हम लोग। और माँ कामाख्या की जो ये सब विषय है, वो सब खोजती रहती हूँ, साधना करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये परिवर्तन थोड़ा सा गुरु कृपा होने के बाद हुआ है, ऑफ कोर्स। और अभी हाल ही में मैं लास्ट ईयर से हमारे छतरपुर की जो गुरु जी है जी, उनके मिरेकल्स को मैंने जीवन में पाया है। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जो महामंत्र है जी, उसमें भी मिरेकुलस बहुत सारी ताकत है। तो फिलहाल मैं अकेली होती हूँ तो इन्हीं सब विषय में रहती हूँ ज़्यादा। और साथ ही माँ हूँ, तो बच्चों का एक है थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादा तो मैं घर पे नहीं रहती हूँ, जब जितना भी समय रहती हूँ उनको समय देने की कोशिश करती हूँ। कैसा है घर का एनवायरनमेंट? शैतानी बच्चों की, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना? हाँ, परसों पीटीएम है। फर्स्ट टाइम मैं पीटीएम को, मतलब अभी तो मैं नोएडा शिफ्ट की हूँ, मैं नोएडा में हूँ फिलहाल। सो प्रोमेथियस स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। सो फर्स्ट पीटीएम मैं अटेंड करूँगी परसों। और इसके लिए मैंने इस बार एक नवरात्र का प्रोग्राम को मैंने मना कर दिया। झारखंड में था। तो मुझे लगा नहीं, पीटीएम मैं कभी अटेंड नहीं की हूँ, मुझे जाना ज़रूरी है। सो ये भी एक पार्ट। अच्छा, क्योंकि आप एक मदर भी हैं, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हैं,
और हम लोग कई बार देखते हैं कि महिलाएं जो काम करने बाहर निकलती हैं ना, उनके साथ एक मदर गिल्ट भी बाहर जाता है। हाय मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। एक बार को वो थोड़े बड़े हो जाएं, वो स्कूल जाने लायक, कॉलेज जाने लायक हो जाए तो अलग बात होती है, लेकिन छोटे बच्चे को घर में छोड़कर जाना, कहीं परफॉर्म करना बहुत हुआ मेरे साथ। 1 महीना के थे तब से मैं लेके उन लोगों को चल रही हूँ ताकि मुझे मतलब जुड़वा बच्चा है ना, तो दो बेटे, मैं, परवेजी, फिर 2 अलग हमारी असम से ही या कभी बिहार से भी जो लड़कियां, उन लोगों को संभालने के लिए। और हम लोग 6 से 7 जन मतलब हर प्रोग्राम में। और भोजपुरी आर्टिस्ट को कितना मिलता है पैसा? आप अगर एक्टिंग करते हो तो आपको तो एक्टर का और सिंगर दोनों का अमाउंट आपको मिलता है। मैं तो सिंगर हूँ तो इतना पैसा मिलता ही नहीं है भोजपुरी आर्टिस्ट को। बट कितना पैसा है भोजपुरी में? अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आप मान लीजिए कोई है, सबका अलग अलग कैटेगराइज है। नहीं वो नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि सबका अलग अलग अभी सब लोग कौन क्या क्या चार्ज करे, लेकिन फिर भी बोलने का मतलब ये है वो मतलब एक गाने का 5 लाख मिलता है? नहीं, गाने का तो रिकॉर्डिंग की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं तो। शोज की, लाइव शोज की, ट्रैवलिंग की बात कर रही हूँ। अच्छा। कि मेरे 2 जोड़वा बेटे, मैं, मुझे मेरे हस्बैंड की भी जरूरत है, और केयर टेकर है, और साथ में और भी जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, वो तो अलग ही है। तो तमाम लोगों को आप फ्लाइट में ट्रैवल करना और ये करना, सब पैसा उसी में जाता है। लेकिन फिर भी जो गिल्ट की बात आपने किया कि कल को बड़े होने के बाद ये लोग ये नहीं बोले पाए कि मेरे मामा ने हमको समय नहीं दिया, तो इसके लिए मैं जितना हो सकते हर जगह मतलब उन लोगों के साथ, मतलब होटल जो रूम है वो होटल मेरा घर हो जाता था और हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता था, तो पूरा मतलब। लेकिन वो जो खुशी है कि मंच से उतर के आने के बाद जब आप मेकअप उतार के रूम में आते हो, दोनों को देखते हो, वो कोई पैसा क्या मायने रखता है उसके सामने, है ना। सो इसको भी बहुत एडवेंचरसली, बहुत पॉजिटिवली परवेजी और मैंने मतलब लिया, हैंडल किया। और तमाम उन लड़कियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय में तो मैं उनको डांटी हूँ, प्यार भी बहुत किया है, ऐसा नहीं है। और बाद में बहुत लोगों का शादी हुआ, आज बच्चा भी है बहुत लोगों का। और हमेशा से मैंने कोशिश किया है कि उन लोगों को बोला है कि ज़िंदगी में कोई भी समय काल हो, कोई भी मुसीबत में हो, इस घर का दरवाज़ा तुम लोगों के लिए खुला है, मुझे याद करना। क्योंकि उन लोगों ने भी और मैं ऐसे भी नहीं, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड भी। बीच में तो जब प्रेगनेंसी के बाद ना एक मतलब एक पोस्टमार्टम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, वो भी हार्मोनल चेंज होता है, मुझे हुआ था। साथ में आपका कैरियर की मतलब म्यूजिक की जो मतलब चैलेंजेस है, बच्चा, हल्ला गुल्ला, उसमें आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट, स्टेज में तो आपको मतलब एक कैरेक्टर बिल्डअप, आपको दिखना है कि यू आर प्रोफेशनल, आपको तो वो दिखना है, घर में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। सो कभी कभी बहुत ये इरिटेशन और चिल्लाना तिल्लाना, मैं बीच में मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जो बिहेवियर है बहुत नेगेटिव हुआ, बहुत गया, और उसका भी साइड इफेक्ट बेचारी उन लोगों पर भी पड़ा है। बट देन बाद में जब रियलाइज़ किया ये वो हार्मोनल चेंज की वजह से भी था, और धीरे धीरे वो कम हुआ। लेकिन कुल मिला के उन चैलेंजेस मतलब उन सब चैलेंज वाले समय को भी मैं आज पीछे जब मुड़ के घूम के देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ये भी, वो भी अपना एक एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप मतलब कमिटमेंट को प्रोफेशनली शो करते रहना कि आप हो, क्योंकि वो जो आप है ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो नहीं होते हुए भी कहीं ना कहीं नंबर 1, नंबर 2 छोड़िए, कहीं ना कहीं फिर भी आपको एक ये पे तो क्वालिटी तो मेंटेन करके आपको रखना पड़ता है ना म्यूजिकली। सो वो चैलेंज रहा। कितने बड़े बच्चे हैं होता है अभी? वो लोग 14 ईयर्स के हो जाएंगे। तो अब आसान होता है पहले से काफ़ी ज़्यादा? अलग अलग समय में शायद चैलेंजेस अलग अलग आएगा। अब ये लगता है कि नहीं, अभी ये धीरे से दोस्त के होंगे, उसके बाद गर्लफ्रेंड्स आएंगे, उसके बाद तो शादी होगी, फिर कैरियर में। अभी मेरे हाथ से शायद जितना रिस्पॉन्सिबल था वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो माया शायद थोड़ा सा अभी छोड़ना चाहिए मुझे। एक होता है ना कि माया जो होता है कि इसने मुझे ये कर दिया, मुझे आजकल ध्यान नहीं देता, वो मम्मी नहीं बनना चाहती मैं। तो मेरा जो सच्चा साथी है वो संगीत है, मुझे पता है। और आप जो सुनने वाले हैं, आप ही लोग एज अ मदर मैं बहुत कम लोगों को सुनती हूँ जो रेडी होती हैं इस बात के लिए कि अब मेरे बच्चे की गर्लफ्रेंड होने वाली है या कुछ साल में हो जाएगी। जब मैंने प्यार किया है, परवेज जी और मेरा लव मैरिज है, सो मैं कभी नहीं बोलूँगी। मैं तो उनको बोलती हूँ, बस उनको थोड़ा सा सिखाती हूँ कि देखो मतलब अपने आप को पहले तुम ये कर लेना, एस्टेब्लिश करना। ये कभी कभी होता है ना, जैसे इस्लामिक ये में बोलते हैं ना कि शैतान और जो गुड इविल एंड बैड एनर्जी, स्पिरिट एंड गुड स्पिरिट,
सो मैं वो उसी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपने आप को किस तरह से, पहले वो तो बोलना ही पड़ेगा ना मुझे। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद भी मुझे मेरा कंट्रोल नहीं है उसमें। अपने तरफ से हम तैयारी करवा दे रहे हैं। हम तो बोलेंगे उनको, और वो कोशिश रहती है। शैतानी है थोड़े से दोनों हाँ, बहुत हल्ला करते हैं। घर में सबसे ज्यादा शैतान कौन है? हम अपने आप को इंक्लूड करना है उसमें। हम चारों हैं। हाँ, परवेज जी है, मैं हूँ, अपने हम सब एग्रेसिव है एक्चुअली, उग्र है थोड़े से। और बच्चे तो फिर भी ठीक ही है, वो लोग शायद आरएस तो जो है बड़ा बेटा, बड़ा मतलब 2 मिनट बड़ा 2 मिनट बड़ा। आरएस तो थोड़ा सा रिजर्व रहता है, और आरएस स्मिथ छोटा वो थोड़ा सा ओपन मतलब है, मतलब जहाँ जो नहीं बोलना चाहिए वो सब बोलते रहता है वो। मतलब घर के सब राज आपको इधर आके एक एक करके सब बोलते रहेंगे। ये होता है, ये छोटे बच्चों को होता है। नहीं ठीक है, लेकिन इनोसेंट है, बच्चे हैं। आपके गाने अब वो लोग सुनते हैं, अब तो उन्हें इतनी इस बात की समझ आ गई होगी कि मम्मी आर्टिस्ट हैं, बहुत सेलिब्रेटेड हैं, दोस्त जो होते हैं उनमें अच्छा वो मम्मी है तुम्हारी, ऐसा होता है? ये वही छोटा वाला जो मैंने बोला ज्यादा बोलता है। हाँ। वो ज्यादा इसको ये करता है, और कभी कभी मैं वही सोचती हूँ कि नेगेटिवली हो रहा है क्या, मीन्स वो मनी माइंडेड है थोड़ा सा, मतलब वो जैसे ये 1 लाख 2 उसका टोन है ऐसा, मतलब ये लाख रुपया के बाद मेरे साथ मत करो, मतलब मिलियंस की बात करता है वो। और मिलियंस में रहेगा, मिलियंस की बात करेगा, मतलब तो कभी कभी मुझे लगता है ये शो ऑफ ये में नहीं जा रहा है ना ज़्यादा। हाँ। मतलब शो ऑफ नहीं करना है, ये तो मुझे सिखाना पड़ेगा। और कभी बोलता है मामा तुमको ना, तुमने जो ये बहुत मॉरल समझ के तुम भोजपुरी की ये गाना नहीं गाई, वो नहीं ना, वो तुम्हारा रॉन्ग डिसीजन था। अच्छा। तुमने बहुत लॉस किया अपना, वो मुझे वो आपके डिसीजन मेकिंग में आ चुका है। मतलब मैं सब शेयर करती हूँ ना। हाँ। तो उनके साथ भी बात करती हूँ, मैं सब बात करती हूँ। हाँ। तो ताकि वो लोग भी हमको सब बोले, क्योंकि मैं भी बहुत फीडबैक हाँ शेयर करती हूँ। तो बोलते हैं मामा नहीं करना चाहिए तो तुमको ऐसा, छोटा वाला, क्योंकि तुम बहुत इमोशनल होगी, और ये मतलब उसको ऐसा वो बोलता है ये सब। सो लाइफ का ये भी एक पार्ट है, मतलब एक इसको क्या बोलेंगे अलग से कि उनका जो व्यू पॉइंट्स है उनकी, क्योंकि जनरेशन अलग है ना। बिल्कुल, हम लोगों का समय अलग था, अभी वो लोग डिजिटल एरा में पैदा हुआ है, तो उनका तो लेना क्यों नहीं, तो मैं ही पीछे रह जाऊंगी एक्चुअली। उनसे सीखने वाली भी बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो लोग आगे वाली ऑडियंस वही है। लैपटॉप में वो लोग, उनकी तो पढ़ाई लैपटॉप में हो रहा है, और कोविड के बाद से तो और ज्यादा। और ये आईबी स्कूल है एक्चुअली। हाँ। मतलब नेशनल इंटरनेशनल ये है। सो तो उनका कभी कभी समझ में बुक्स नहीं है उनके कोर्स में, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग पेरेंटिंग हमको भी सीखना पड़ रहा है अभी कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे। पता लगा रिएक्शन रॉन्ग हो गया। हाँ सो ये भी सीखने वाली बात है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक गाना आप सुनाइए हमें जो आप अपने परिवार को डेडिकेट करना चाहेंगी। अपने बेटों को, अपने पति को। अरे बाप रे बाप। ऐसा एक गाना तो वही बार बार मुझे शब्दों का ही प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ एक गीत मैं गाई थी जहाँ परिवार और बच्चे की बात आती है। छठ के ऊपर ही है, उसकी जो शब्दावली है बहुत अच्छा है। ऐसा है, अंतरा से मैं गा रही हूँ, हम मुखड़ा बोल रही हूँ। गोद के लालना खेले निस अंगना, गोद के लालना खेले निस अंगना, खाए दूध और भात हो मैया, जुग जो जिन्नो न रही यही बात, छठी मैया जुग जुग रखी रही अमर सदा मोर सुहाग, रहे अमर सदा मोर सुहाग, मैया जुग जुग रहे यही बात। मतलब यहाँ पे सुहाग और जब परिवार के लिए वो डेडिकेट करती व्रत रखती है, वो उस बात को बताया और एक गाना सिर्फ परवेज जी के लिए। तो मैं फिर मरून कलर सरिया गा दूंगी। बिल्कुल गाइए।
देखता नी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा। देखता नी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा। काथी चले तोरा मन में सांवरिया हो, काथी चले तोरा मन में सांवरिया हो। हटे हटा वाले ना हटे नजरिया हो, जन मारे जान हो मरून कलर सड़िया। मन करे कसली भरिया गवारिया हो, जन मारे जान हो मरून कलर सड़िया। आहा हा हा आहा हा ओहो। खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय Thank देने you, के लिए। thank बहुत you so अच्छा लगा much. आपसे बात करके और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान के। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत सारे सुरीले गाने और बहुत सारी मज़ेदार बातों से भरा हुआ रहा ये इंटरव्यू। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, और आपको कल्पना जी का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है आप नीचे कमेंट्स में लिख कर जाइएगा। और हाइप बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा।